अस्सलाम वालेकुम। 37 पार्ट बी स्टार्ट करते हैं जी। इसमें हम इंशाल्लाह IS 41 और 21 के MCQs करेंगे, कोई मैक्सिमम आधे घंटे में मैक्सिमम। उसके बाद फिर एक सवाल करना है IS 38 का। ज़ौक़ हुआ तो नोट मैं बना दूँगा, वरना नोट तो आप ख़ुद भी बना लेंगे, वर्किंग्स मैं सारी बना दूँगा, ठीक है। लें जी, पेज नंबर 314 पे ही आना पड़ेगा मेरे ख्याल से आपको। ये आफ्टरनून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फेयरवेल मॉडल फॉर इस प्रॉपर्टी एल हैज़ एन, ये किया था होमवर्क के अंदर, आपको दिया था एक दिन जी। सॉरी, मैं भी कहूँ आ जाएँ जी, आ जाएँ, चलें कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएँ। पेज 629 पे आ जाएँ, नज़दीक नज़दीक है ना। 40-41 तरा तो नहीं निकल गया वैसे ਤੁਹਾਡਾ हैं। ये क्या, ये तो पास है तो फिर भी देखो आ रहा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इधर नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह IS 21 के MCQs में जी बच्चों। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अच्छा एक सवाल मैंने आपको दिया था, ये मैंने कहा था अज्यूम करना कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है तो क्या होगा, याद है। पहले ये करते हैं, आपने पता नहीं किया या नहीं किया, किसी ने ट्राई किया था, कितने बच्चों ने किया था इनमें से। चलो जी, क्वेश्चन ये था, मारिया लिमिटेड बॉट ऑयल पाम गार्डन फॉर 150, जिसमें 120 का लैंड था ऑन 1 जनवरी। हमने कहा था ये बियरर प्लांट है, अगर लकड़ी कीमती हो तो बायोलॉजिकल एसिड, अगर लकड़ी फारेग हो तो PPE का बियरर प्लांट बनता है ना। अगर लकड़ी कीमती हो तो वो बियरर प्लांट रहता नहीं है, असल में है वो बियरर, मतलब बियर कर रहा है वो फल, लेकिन उसकी अकाउंटिंग IS 41 वाली होगी, क्योंकि उसकी अपनी लकड़ी की भी फेयर वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये हमने बात की थी, लिखा हुआ है सबूत के तौर पे। ओह माय गॉड। तो बियरर प्लांट जो है वो 3 शर्तें पूरी करता है तो बियरर प्लांट होता है। एक, उसके ऊपर फल आए, एक से ज़्यादा दफ़ा आए, और उसकी लकड़ी किसी काम की ना हो। और अगर लकड़ी किसी काम की हो जाए तो फिर वो IS 16 में नहीं जाता, फिर वो IS 41 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि ये गार्डन इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, यूज़फुल लाइफ गिवन थी, ठीक है। और अब मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने यही समझना है कि बियरर प्लांट की लकड़ी फारिग है, इसको PPE के लिए ट्रीट कराना चाह रहा है, PPE के तौर पे, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर ईयर एंड जो था उस पर फेयर वैल्यू गिवन थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया था। उसकी वजह क्या थी, ML यूजेज कॉस्ट मॉडल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IS 16। और हमारा ये जो हमारा ऑर्चर्ड था ये IS 16 के स्कोप में आ रहा था, इस वजह से हमने फेयर वैल्यूज़ को इग्नोर किया था, कॉस्ट पे इसको रखा था। लैंड अपनी जगह पे 120 पे ही रहना था, और ये जो बियरर प्लांट यानी जो बाग था, इस बाग की कॉस्ट 30 थी, इसमें से 1 साल की डिडक्शन माइनस करके 20 पे रखा था। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर सवाल के अंदर वो यहाँ पर सिर्फ ये लिख देता कि ML यूजेज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IS 41, मिसाल के तौर पे यहाँ पे IS 41 रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा होता। अच्छा चलो, ये यही रहता, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है ना, वही वाला कर लेते हैं कि अज्यूम करो कि ये बियरर प्लांट ही है, PPE वाला है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ML यूजेज रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर आइटम्स अंडर स्कोप ऑफ IS 16। तो क्या फ़र्क पड़ता, तो भाई सबसे पहला फ़र्क ये पड़ता कि ये फेयर वैल्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट हो जाती, ठीक है। लेकिन इधर देखो, ये कॉस्ट टू सेल फिर भी रेलेवेंट नहीं होनी थी। उसकी वजह क्या है, IS 16 के रीवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं होती, सिर्फ फेयर वैल्यू ही होती है, जिसको रीवैल्यूड अमाउंट बनाते हैं, ऐसे ही है ना। चलो अब अगर हम इसको अज्यूम करें कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हुआ था, तो फिर ये होमवर्क दिया था, अब इसको कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। तो लैंड की अगर बात करें तो 1 जनवरी 19 पर हमने इस लैंड को ख़रीदा था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 120, ये लैंड की बात हो रही। और उसके बाद 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 19 की फेयर वैल्यू गिवन है लैंड की, और 31 दिसंबर 19 की फेयर वैल्यू गिवन है बाग की भी। तो 31 दिसंबर 19 वाले लैंड को तो कोई डेप्रीशिएट नहीं करना होता, एक लाइन 31 दिसंबर 19 पर खाली छोड़कर आपने इसकी रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी थी, जो कि सवाल में गिवन है कितनी, 130। ये तो रेलेवेंट हो गई, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल अज्यूम किया है, क्या असल सवाल में नहीं था, तो सवाल का सोल्यूशन हमने कर लिया था, ठीक है। अब 130 पे चला गया, तो 10 रुपये का, 10 मिलियन का क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस।
अच्छा जी, उसके बाद ये आपको पता है इसका अपना अलग कॉलम आ जाता था, ये 10 और ये 31 दिसंबर 19 पर क्लोजिंग है, ठीक है। और बोलो, अच्छा वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्लोजिंग को यहाँ पर लिखने की भी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर होती तो लिख लेते, ठीक है। आगे भी नहीं बढ़ना इसने, लैंड अगर आगे जा भी रहा होता तो लैंड ने डेप्रिसिएट तो होना ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ऑर्चर्ड, यानी कि दरख्त जो हैं, बाग जो है, ट्रीज़ जो हैं, ठीक है। तो यकम जनवरी 19 पर इन ट्रीज़ की कॉस्ट कितनी थी, ट्रीज़ की अगर बात करें तो 30 150 का लिया था ना, तो इसमें से अगर 120 जो है वो लैंड की कॉस्ट थी 150 में से, तो बाकी फिर 30 कॉस्ट थी इसकी, ट्रीज़ की, ठीक है। उसके बाद अब इनको डेप्रिशिएट करके 31 दिसंबर 19 पे लाना पड़ना था, तो 31 दिसंबर 19 पर डेप्रिसिएशन की तो कॉस्ट वही वाला जो पहले किया था, काम तो यहाँ तक वही होना है ना, फिर तो एंड पे रिवैल्यू करना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकाली हमने, कितनी आई 10, बुक वैल्यू 3 सॉरी जी, बुक वैल्यू आ गई 20। अच्छा उसके बाद अब इस दिन इसको कर लेते हैं रीवैल्यू, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सवाल ने बताया रीवैल्यूड अमाउंट है 22, तो 22 पर ले गए और 2 रुपये का गेन आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये गेन इधर भी था, ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। चलो अच्छा, अब सवाल की वैसे रिक्वायरमेंट क्या थी बाय द वे, सवाल की रिक्वायरमेंट नॉन करंट एसेट्स बताओ और बस, बस चलो ऐसा करते हैं फिर, अब रिक्वायरमेंट को छोड़ो, मैं तो कहता हूँ मैं आपको बैलेंस शीट बनवा देता हूँ, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट बन सके इससे पॉसिबली वो आ जाए सामने, ठीक है। मुझे बताएं बैलेंस शीट के अंदर अब पीपीई किस पर नज़र आएगा, पीपीई में चलो लैंड है, लैंड बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में आपका जो पीपीई आता है उसमें लैंड आएगा, किस पर नज़र आएगा 130 पर, फ़र्क समझ आ रहा है। और बियरर प्लांट किस पर नज़र आएगा, वो एंड वाली फिगर्स उठ के आया करती थी, याद है ना आपको, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा 22। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर ही अगर हम बात करें तो इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस भी आएगा, दोनों का ही इकट्ठा लिख दो, चलो बस दिखाना ही है 12। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम की बात करें तो पीएनएल के अंदर क्या आना था, डेप्रीसिएशन 10 रुपये की, और ओसीआई के अंदर पढ़ के आए हैं आप लोग, क्या आना था रीवैल्यूएशन फॉर द ईयर, जो यहाँ से अरोज होकर ऊपर गया, ऐसे ही है ना, तो ये 12। तो अगर रिक्वायरमेंट, अगर वो ये कह देता कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं वो यहाँ पर, जहाँ पे कॉस्ट मॉडल बोला था, तो सोल्यूशन कुछ इस तरह से होता, और फिर उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती वही रिक्वायरमेंट हम यहाँ से देखकर पूरी कर लेते, ठीक है। तो अज्यूम करें रीवैल्यूएशन मॉडल इज़ यूज्ड, डन हो गया जी। चलो ये कौन सा एमसीक्यू था, एमसीक्यू 14 के अंदर हमने एजम्पशन ले ली रीवैल्यूएशन मॉडल वाली, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क था। चलें अब आज की क्लास शुरू करें। ऐसे ही याद आ गया जी, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू, अब गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू अ बायोलॉजिकल एसिड मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये कौन सी वाली बात हो रही है, किस चीज़ की बात, कौन से बायोलॉजिकल एसिड की बात हो रही है, कौन सी बायोलॉजिकल एसिड की बात हो रही है, कौन सा था वो, नहीं कौन सा था वो, हाँ मैं ये चाह रहा था। तो लामा को हमने, देखो या तो कोई ऐसी चीज़ है, देखो आईएस बायोलॉजिकल एसिड आईएस 41 में आता है, आईएस 41 के बायोलॉजिकल एसिड को कब मेजर करते थे एट कॉस्ट, जब उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं होती थी, जैसे लामा था।
तो उसके बारे में क्या कहा जाता था कि उस गवर्नमेंट ग्रांट को जो ऐसे बायोलॉजिकल एसेट से रिलेट कर रही है जिसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो उसको हम किसके अंडर अकाउंट फॉर करते थे? IS-20। याद है कुछ? IS-41 कहता था कि मेरे से गवर्नमेंट ग्रांट की ट्रीटमेंट सिर्फ वो वाली पूछना जो उन बायोलॉजिकल एसेट की बात के मद में हो जिनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। ठीक है, अब आप कह रहे हो जी हमें भूल रहा है, भूल रहा है ना? भूल रहा है तो मैंने भी लिखा होगा, मुझे लगता है पिछली बार वाला दिखाया था, है ना? और आपको यहाँ सिर्फ सवाल करवा दिया था। आई थिंक सो। कितना पढ़ा था ना आप लोगों ने? हाय अल्लाह, नहीं लभा। चलो लामा तो लभ गया, चल ये ठीक है। बहरहाल ओपन करूं, ढूंढ के दिखाऊं, ये याद आ गया है। पिछली दफ़ा वाला ओपन करना पड़ेगा। देखें जी, दो तरह की कैटेगरीज बनाई थी। एक हमने कहा था वो बायोलॉजिकल एसेट जिन पे फेयर वैल्यू लेस, जिनको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखते हैं, यानी जो IS-41 में। और एक वो बायोलॉजिकल एसिड्स जिनको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पर नहीं रखा होता, यानी जिनको कॉस्ट पे रखा होता है, या वो जो यहाँ से निकल कर PPE में चले गए हैं, जैसे बियरर प्लांट था, यानी जिन पे IS-16 लग जाता है। अगर उन बायोलॉजिकल एसिड्स की मद में आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो तो वो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो IS-20 के अंदर ट्रीट करते थे। मेरे दिल में तो आ रही है, एक नज़र देख लेने में हर्ज कोई नहीं है। खुला टाइम है आज, 15 मिनट ऊपर क्या और नीचे क्या, वो तो इस इधर वाले को ही देखना पड़ेगा ना, इसके अंदर जो कुछ था। पेज नंबर 590, ये वो बायोलॉजिकल एसिड्स जो या तो बियरर प्लांट बन गए हैं शर्त पूरी करने के बाद IS-16 में निकल आए, लिविंग प्लांट ही थे ना, या वो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं जो एट कॉस्ट हैं, लामा जैसे हमारा, तो उन पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? गवर्नमेंट ग्रांट के IS-20। और जिनको फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल पे रखते हैं उसके बारे में ट्रीटमेंट IS-41 ने बताया था। कुछ याद आया थोड़ा सा? चलें जी नेक्स्ट। बेटा बिल्कुल बायोलॉजिकल एसिड है, लिविंग प्लांट है, लेकिन बेरर प्लांट होने की वजह से उसको हम IS-40 से निकाल के PPE में ले जाते हैं, उसकी कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, उसकी लाइफ निकालते हैं और उसको डेप्रिशिएट करते हैं और बुक वैल्यू पे दिखाते हैं। ठीक है, लिविंग प्लांट तो है ना, लिविंग प्लांट तो लामा भी है, उसको भी बायोलॉजिकल एसिड है वो, लेकिन उसको कॉस्ट पे रखा हुआ है। और बेरर प्लांट भी लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट है, बायोलॉजिकल एसिड तो है, लेकिन उसको IS-41 से निकाल के PPE में ले जाते हैं कि जी ये तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसकी तरह से। ठीक है, हाँ जी। ऑन यकम जनवरी 21 अ हर्ड ऑफ 20 एनिमल्स ऑफ 1 year old वॉज रिकॉर्डेड एट 8 लाख। अब ये ओपनिंग कह लें परचेज कह लें, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ऑन यकम जुलाई 21 दरमियान में 10 एनिमल्स 1.5 साल ओल्ड जो हैं वो परचेज़ किए हमने फॉर 50,000। ऑन 31 दिसंबर 19 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 1 year एंड 2 year। ये तो ऐसे ही परेशान करने के लिए था। उसने हमें क्या कहा हुआ है? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। उससे तो ही कहा कि प्राइस और फिजिकल अलग अलग करो। तो ये ऊपर वाली जो बात थी ना, ये ऐसी आपको परेशान करने के लिए दी थी 1 year वाली। आपका 1 year वाला ओल्ड ईयर एंड पे 2 year का हो गया, आपने जो 1.5 वाले खरीदे थे वो भी 2 year के हो गए। तो ये 1 year वाली बात तो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए दी हुई थी। प्राइस और फिजिकल को अलग भी कर लें बच्चों तो टोटल ही गेन लेकर जाते थे PNL में। तो ओपनिंग कितना पड़ा है जी? ओपनिंग कितने हैं? 20 हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या इसकी फेयर वैल्यू थी, लेकिन टोटल बता रहा है 800। ठीक है ना? उसके बाद परचेजे कितने? 10 खरीदे, और इस दिन एक कितने का खरीदा? 50,000 ईच जी, 500। और क्लोजिंग डेट पर टोटल कितने हो गए हमारे पास? 30 हो गए। और तीनों ही ये दोनों तरह के जो साल के शुरू में साल के थे, ये दो दरमियान में 1.5 साल के खरीदे थे, ये सब एंड पे 2 साल के हो गए। और 2 साल वालों की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कितनी गिवन है? 60। तो 1 साल वाले की है जी 70। आंसर बताओ। 2100 जी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 800 कहाँ चला जाएगा PNL में? बैलेंसिंग याद आ रहा है तो गिवन है 800 कोई, ये डी।
Which of the following is not required to be measured at fair value less cost to sell even if fair value is measurable? क्या हम बायोलॉजिकल एसिड आइस 41 वाले में कोई ऐसा केस आपने देखा था कि फेयर वैल्यू अवेलेबल भी हो तो उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे नहीं रखते थे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई था। चलो पढ़ के देखते हैं कि अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल भी हो तो उसको फेयर वैल्यू पे नहीं रखना। बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल रिकग्निशन, नहीं, ये तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही रखते थे। नॉट रिक्वायर्ड, नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड टू बी measured, ओके। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एसेट एट एंड ऑफ ईच, रिक्वायर्ड, ये भी नहीं, वो कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड, भाई ये तो रिक्वायर्ड है। बायोलॉजिकल एसिड को तो ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखते थे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, रिक्वायर्ड, ये सब रिक्वायर्ड थे। वो कह रहा है कि कौन से का रिक्वायर्ड, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल अवेलेबल भी हो तो नहीं फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना। ये किसके बारे में है भाई? इन तीन के बारे में तो नहीं है, ये तो तीनों के ऊपर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल अप्लाई होनी है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, हाँ ये तो चला जाता है IAS 2 में, तो ये तो होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर, इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर नहीं रखते। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल इवन फेयर वैल्यू इज अवेलेबल, नहीं करते, ऐसे ही है ना। अब मसला ये आ सकता है कि आप कहोगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, भाई एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर IAS 41 ही लगता है, उसके फ़ौरन बाद वो IAS 2 बन जाती है। अब एक और सवाल ज़हन में आएगा, हो सकता है ये वो फल हों जो अभी प्लांट के ऊपर खड़े हों, उस पर तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे करते थे, तो ये प्लांट के ऊपर खड़े होते तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी ना होते। ईयर एंड के ऊपर तो अगर वो दरख्त के ऊपर खड़े होते तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बायोलॉजिकल एसिड होते थे। कहो तो तस्वीर दिखाऊं? नहीं, देख लेते हैं। अब तो मैंने ढूंढ लिया हुआ जाके, अब तो मसला ही कोई नहीं, ऐसे थोड़ा सा घूमना फिरना है। ये देखो, ये माल्टे का दरख्त बियर प्लांट, उसके ऊपर लगा हुआ माल्टा बायोलॉजिकल एसिड, और जब उतर आएगा तो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कुछ याद आया? 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? जी फरमाएं जी, कौन सी करेक्ट है? ओशन फिशिंग इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? Because we are not managing it. Biological assets are never depreciated, never. लामा किधर गया? लामा बायोलॉजिकल एसिड ही है। चलो बियर प्लांट आप कहोगे वो तो निकल गया भाई, लामा तो बायोलॉजिकल एसिड ही है, स्टिल उसको कॉस्ट पे रखते हैं और उसको डेप्रिशिएट करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फाल्सा। सो विच इज द वन? देखो ना, ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि लामा is depreciated because fair value is not determinable. ओके, याद आया कुछ? तो फिर कौन सा ऑप्शन है जी? नन ऑफ द अबव। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू, कैसे अच्छे MCQ करते हैं? लेक्चर लो पहले, फिर सवाल करो। इन लोगों को क्यों नहीं सवाल आ रहा? पढ़ा हुआ इन्होंने, ठीक है, कोई नहीं पूछ लो। खैर अगर होगा रेलिवेंट तो बता दूंगा, लेकिन बहुत इजी बात है। बेरर प्लांट को बिल्कुल करते हैं, डेप्रिशिएट ही तो करते हैं, ठीक है। वो बेरर प्लांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट IAS 41 कहता है, मेरे से ना पूछो, ये PPE है, IAS 16 में ले जाओ। और PPE कहता है कितने में पड़ा, ये कॉस्ट कितनी की इस बाग को तैयार होने में? 10 साल तैयार होने में लगे, 10 साल की कॉस्ट है जी, कॉस्ट इतनी है। कितने साल फल देगा जी? 5 साल फल देगा, बस 5 साल लाइफ है, करो डेप्रिशिएट। करते हैं, पढ़ना लेक्चर्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बियरर प्लांट्स, पहले बता दिया आप लोगों ने, हैं? बियरर प्लांट ये IAS 20 के साथ बताएगा इसके साथ क्या करना है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बियरर प्लांट आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 20। अब ये ICAP के पास पेपर्स आपके सामने हैं, ठीक है भाई। आप नॉर्मल क्लास में किधर थे आज? हाँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था।
हाय मेरे अल्लाह किधर जावा मैं। Which two of the following treatments for recognition of government grant related to biological asset measured at its fair value less cost sell are correct? हाँ जी, अब कौन से दो, वो कह रहा है दो ट्रीटमेंट वो जो सही हैं किस बारे में, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये वो है जिसका IS 41 ने बताया हुआ है और वो आपको बताया दो ही ट्रीटमेंट है। चलो इनको तो पढ़ें क्या कहता है। An unconditional grant is recorded in profit or loss when and only when grant becomes receivable। सही है, सिर्फ रिसीव की बात होनी, रिसीवेबल भी होती थी तो हम रिकॉर्ड करते थे, याद है। अनकंडीशनल है तो उसको रिसीवेबल जब हो जाए तो रिकॉर्ड कर लेते थे, ऐसे ही है। An unconditional grant is recorded in profit or loss only when the grant is received। नहीं, ऊपर वाला ठीक है, जब ग्रांट रिसीवेबल भी हो जाए तो रिकॉर्ड करो, कहते जब रिसीव हो सिर्फ तब रिकॉर्ड करो। अनकंडीशनल रिकॉर्ड तो इनकम के तौर पे होनी है, कब, जब रिसीवेबल हो जाए। स्टैंडर्ड ने कहा था, याद है, कहो तो पढ़ाऊं, ऐसे दिल कर रहा है थोड़ा सा। व्हेन बिकम्स, हमने लिखा भी यही था, व्हेन बिकम्स रिसीवेबल, ये नहीं कहा था कि व्हेन रिसीव्ड। ओके, अच्छा। द कंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और conditional grant is recorded in profit or loss when and only when conditions attaching to grant are met। सही है, कंडीशन मीट होती जाए तो रिकॉर्ड करते जाओ। कंडीशनल ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस when and only when grant, नहीं यार, अब देखो आई कैप का है, मेरा नहीं है, MCQ कितना आसान है। 19 IS 41 applies to change in fair value of a herd of livestock। change in fair value ईयर एंड पर change in fair value पर अप्लाई होता था ना, बिल्कुल होता था। लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड। देखो बच्चों, मेरे बच्चों ते प्यारे बच्चों, ये लॉग्स कहलाएंगे, जितने ये जंगल के अंदर दरख्त खड़े होंगे इनको लॉग्स कहेंगे। जो ये इसके नीचे तना लगा होगा, ये 20 दरख्त, ये 100 दरख्त, मेरे बाग के अंदर 500 दरख्त लगे हुए हैं, क्या ये लॉग कहलाएगा? इसकी लकड़ी जो खड़ी हुई है यहाँ, ये तो ट्री है बेटा, लिविंग प्लांट है, ट्री है। अगर इसकी लकड़ी कीमती है तो ये बायोलॉजिकल एसिड है, नहीं तो बेरर प्लांट है। ये लॉग्स नहीं है, ये क्या है? ये हैं लॉग्स। लकड़ी कटी पड़ी है तो वूल उतरी पड़ी है, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं। क्या ये बायोलॉजिकल एसिड है? क्या ये लिविंग प्लांट है? अच्छा, अगर ये लिविंग प्लांट, अगर ये खड़ा होता, वो पीछे जो अभी जो पीछे दरख्त खड़े हुए हैं, ये वाले जंगल जो काटा नहीं है, ये समझो हमने उगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा जंगल है, तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल एसिड, बियर प्लांट नहीं है, बायोलॉजिकल एसिड, क्योंकि इनकी लकड़ी कीमती है, लकड़ी के लिए लगाए हुए हैं, तो ये बायोलॉजिकल एसिड हैं। और ये इन पर IS 41 लगता है और इन पर IS 2। भाई सही है। तो लॉग्स हेल्ड फॉर सेल इन अ वुड यार्ड, ये बिल्कुल सही तस्वीर थी इस MCQ की मेरे ख्याल में। ये हमारा वुड यार्ड है और इसमें ये लॉग्स हमने फॉर सेल रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन पर IS 41 नहीं लगता, इन पर IS 2 लगता है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू। अच्छा, ये थोड़ी सी चलो देखते हैं, ये ईयर एंड की बात हो रही थी, और ये क्या है जी? आफ्टर हार्वेस्ट। ये आफ्टर हार्वेस्ट ही होता है ना, लॉग्स तो तभी बनते हैं, और हेल्ड फॉर सेल भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग क्रॉप सीड, नया बीज तैयार करने के लिए डेवलपमेंट चल रही है। ये तो लेबोरेटरी में नहीं चलती, ये तो लैब में बनेंगे ना, तो ये तो इंटेंजिबल बन रहा है, तो इस पे तो IS 38 लगा करता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग इरिगेशन सिस्टम, नहरी निज़ाम, अपनी ज़मीनों के ऊपर जहाँ बाग लगा हुआ है वहाँ पे आपने पक्के खाले पक्की नहरें बनाना शुरू कर दी हैं, तो ये क्या है? IS 41 लगेगा इस पर। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, इसको लैंड इंप्रूवमेंट्स कहते हैं, इसके ऊपर कॉस्ट लगेगी, इसकी एक लाइफ होगी और ये डेप्रीशिएट करेंगे उसके ऊपर, ये PPE लगेगा इसके ऊपर बच्चों। तो ये PPE इरिगेशन सिस्टम इज़ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ना ये ना ये ना ये, सिर्फ ये, ठीक है। कोई बच्चे ये कह ज़रूर सकते थे कि सर पूरी बात तो इसने भी नहीं लिखी, यूँ लिखना चाहिए था, फेयर चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो ज़्यादा क्लियर होता। तो चलो अन्य चुते काना राजा है ना, अब एक तो सही होना ही था, ठीक है, अब जिस पर अप्लाई हो रहा है वो। एनीवेज, बहरहाल मेरे ख्याल में तो ठीक ही है, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू भी लिख रहा है तो IS 41 अप्लाई होता है चेंज इन फेयर वैल्यू। तो पूरी बात तो वैसे ये होती असूली तौर पे मेरे ख्याल से, ठीक है, लेकिन चल जाएगा काम, दूसरे तो ऑब्वियस ही थे जी बच्चों।
Fazal Limited owns a herd of cows recorded at rupees 636 million on Yakam January 19. At 31 December 19, these cows have fair value of 50 million. A commission of 4% would be payable upon sale. मतलब इसका कि आपको जब भी सेल करनी है 4% कमीशन जाना है, तो ये 50 तो 96% होगा ना। ये फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं हुई, तो इसको 96 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आता है? ये 48 बन गई अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट? अच्छा, इसको तो बाद में हो, तो रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। मेरा सवाल आपसे, ये तो हमने कहा फेयर वैल्यू 50 मिलियन जो है इसको 48 पे लाए, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखना है। मेरा सवाल, ये जो काउज हैं एट 36 मिलियन ऑन यकम जनवरी 19, इसको 36 मिलियन को भी इंटू 96 करें। क्यों क्यों क्यों? जी मेरे बच्चों, रिकॉर्डेड का मतलब बैलेंस शीट में पिछले साल के एंड पर ये नज़र आ रही थी, और बैलेंस शीट के अंदर ये जब रिकॉर्ड हुई थी तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही थी। तो ये बातें 2-3 और एमसीक्यूज के अंदर भी ये वाली बात आपको आके हिट करेगी, ठीक है? तो चलो जल्दी से फिर बता ही दो। ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग 36, क्लोजिंग 48, हमने किया 48, ठीक है, और 12, ये क्या आ गया जी? PNL। ओके, तो ऊपर वाले 36 को नहीं छेड़ना था, है हम अच्छा चलो देख लो। ये तो ऑप्शंस थे। डेल्टा है री मैयर 248, टेकिंग गेन ऑफ 12 टू, ये ऊपर वाले में क्या मसला था? अच्छा, टेकिंग गेन टू, हाँ नहीं OCI पे, हाँ डी। IS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिफोर हार्वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिफोर हार्वेस्ट लगता है ना। अभी तो ये तो बता रहा था कि यहाँ पर खड़ा हुआ है जो ये माल्टा है, ये जब तक दरख्त पे खड़ा है तो क्या है? बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है? तो इस पे IS 41 अप्लाई होता है। बिफोर हार्वेस्ट फल के ऊपर अप्लाई होता है, और एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट भी फल पे अप्लाई होता है, और आफ्टर हार्वेस्ट फल पे अप्लाई नहीं होता, फिर IS 2 लगता है, ठीक है? मेरे ख्याल में IS 41 के MCQs करके ना फिर सवाल करते हैं IS 38 का, ठीक है ना? टाइम बचा तो 21 के 10 मिनट के MCQs हैं, हिम्मत पड़ी तो कर लेंगे, वरना तो किसी क्लास में भी चलते चलते कर लेंगे। 41 की हो रहे हैं क्वेश्चन, 41 का कौन सा करना है? ये 41 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई एक क्वेश्चन वो टेस्ट में जो आएगा ना फिर वो करवाऊंगा इंशाल्लाह, असेसमेंट में जो ऐसे जनाब ज़बरदस्त सा सवाल होगा। ओए होए होए, ऐसा मंडे को क्लासेस होती हैं भाई, क्लासेस हम कभी भी नहीं छोड़ते, टर्म टेस्ट में भी होती हैं, वो तो बस नहीं होता कि मॉक में भी, ठीक है? वो तो छुट्टियां हो चुकी होती हैं, क्लासेस होंगी, क्लासेस नॉर्मल होंगी। कोशिश ये करेंगे कि आपका बोझ हटा रहे। बस ये शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ना जो एक्स्ट्रा क्लास आप लोग करनी होती है वो सैटरडे को रखी हुई है, तो इसके बाद तो वैसे ही बोझ होना कोई नहीं, तो अगले सैटरडे को तो एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह। ड्यूरिंग वीक मेरी कोशिश होगी ज़रा होमवर्क, वैसे तो आपको बराबर सराबर होमवर्क ही देते हैं, क्लास के अंदर ही ज़्यादा टाइम लगवा लेते हैं, आपका क्लास ही थोड़ी सी ज़्यादा होती है FA2 की, आपको पता है। होमवर्क तो आधे पौने घंटे में मैनेज हो जाता है, ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे कि ये बोझ ऐसे ही रहे, हल्का रहे, ज़्यादा ना पड़े, लेकिन क्लासेस नॉर्मल तरीके से होंगी, क्लास ना छोड़ना। जी हाँ, IS 38 का एक ज़बरदस्त सवाल डाल देंगे, एक सवाल डाल देंगे IS 41 का ज़बरदस्त था, एक सवाल डाल देंगे IS 21 का ज़बरदस्त था, और IFRS 16 तो हुआ ही हुआ। अब IS 12 को मैं फ़िलहाल माफ़ कर देता हूँ। यानी आप ये तसल्ली रखें कि वीकेंड पे जाके आपने जो आज की क्लास पढ़ी थी IS 12 की, सिर्फ जितना वो पढ़ा है ना वो ध्यान से करके रखना है। 3 समझो सवाल, समझो 3 क्लासेस हमारी IS 12 की होगी, उनमें कोई शुबा ना हो, क्योंकि फिर आगे जब फ्लाइट पकड़नी है ना अगले हफ्ते, हमने IS 12 में नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो पुरानियों में ना फंसे हो, ठीक है ना? तो वो मसला कोई ना, उसका कोई होमवर्क मैंने नहीं दिया, आपको पता है IS 12 का। तो बस आज शाम को जाके इंशाल्लाह घर बैठ के आपको रिवीजन के क्वेश्चंस में जो है वो ग्रुप में भिजवा दूंगा, आप वो सवाल सिर्फ कर लीजिएगा। आज की रात लेट हो जाए तो कल के दिन में कर लीजिएगा, कल के दिन में सिर्फ वो सवाल करके असेसमेंट कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि वही सवाल हों, मैक्सिमम वो सवाल हों, कोई इक्का दुक्का बाद में ऐड हो तो हो, वरना वही सवाल जो रिवीजन प्लान एंड पे दिया जाता है उस वाले हो, यानी कि वो उस जैसे सवाल हों, अनलेस से कोई सवाल उनमें से हो ना सकते हों। कुछ है ना सवाल जैसे अभी पेंडिंग होते हैं,
तो आपने 4 टॉपिक्स जो है वो इस तरह से कर लेने हैं कि जैसे मंडे को इसी में से आई के अपने पेपर लेना है, पास तो पास, फेल तो फेल। तो ये तो असेसमेंट का, टर्म टेस्ट का मकसद ही यही है कि एक एक चैप्टर में तो सब बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज़रा 3-4 मिला के देखें, ज़रा 5-6 मिला के देखें, आधा सिलेबस टर्म टेस्ट 1 में, आधा उससे अगला टर्म टेस्ट 2 में, और फिर एक बार मॉक भी होता है। तुम्हें जो है ना वो गोली मार देंगे हम पैनाडॉल की। कितने लेक्चर रहते हैं तुम्हारे क्लास के बाद? बताना मुझे भी, टाइम ना ज़ाया करो। टेस्ट 3 किया था मैंने, वो किया ही नहीं हमने डिस्कस। ओके, वो साथ ही कर देंगे, अब असेसमेंट के साथ ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। वो क्या नाम था उसका, पिंटो, पिंटो सा सवाल का नाम ना, पिंटो लिमिटेड। IS 41 is applied before harvest, at point of harvest, after harvest, before, during and after। हद हो गई यार। तो ए और जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। ये तो बायोलॉजिकल अभी बता के भी आया, तो ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। बायोलॉजिकल एसिड है जी, बिल्कुल। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे कब लगेगा? आफ्टर हार्वेस्ट नहीं लगता, और बिफोर नहीं लगता, ड्यूरिंग हार्वेस्ट तो उस वक्त, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बिल्कुल एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ही लगता है वो। ये भी सही नहीं था, ठीक है ना? तो बी ही, सिर्फ बी सही कह रहे हैं। इस पे आफ्टर हार्वेस्ट क्या लगेगा? IS 2। और ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है इन्होंने नीचे, तो इस पे तो नहीं लगेगा। हाँ जी, 16। A herd of 53-year-old animal was held, मतलब बता दे कोई, बस यही मसला है, ठीक है। was held on 1 जनवरी 13। ये ओपनिंग है, इसमें ये इसको लेस कॉस्ट टू सेल इसमें से नहीं करना। ये अगर हेल्ड ऑन 1 जनवरी 13 है तो फिर चलो देखते हैं 12 आगे भी। ऑन 1 जुलाई 13 10 हो सकता है, फिर वैल्यू सिर्फ दी है कि वो तो कॉस्ट सेल करना ही ना हो माइनस। बहरहाल वैसे अगर पड़े हुए हैं आपके पास ऑलरेडी, तो बैलेंस शीट से अगर उठाए हुए हैं, रिकॉर्डेड का लफ्ज़ जैसे ज़्यादा बताता है कि रिकॉर्ड किया हुआ था हमने पिछले साल के एंड पे इतने पर, तो वहाँ से पता लगता है कि रिकॉर्डेड तो फिर वैल्यूलेस कॉस्ट सेल पे ही होते हैं। बाकी हेल्ड के ऊपर तो शक पड़ सकता है, सवाल में देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 10 मजीद खरीदे 3.5 साल वाले, और 40,000 के खरीदे, और फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल वर 3 ईयर ओल्ड, ओपनिंग डेट पर 32,000, उसने खुद ही दे दिया, चलो ज़िंदगी आसान होगी, ठीक है। ऊपर वैल्यू दी नहीं हुई थी, और 3.5 ईयर्स का 40,000। ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओपनिंग के बारे में बताओ, कितने पड़े हैं? और 1 जनवरी 13 पर 3 साल वाले की उसने बता दी। अब इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसने खुद कह दिया है ना, और यहाँ पे वैसे ही उसने हमें जानवर बताए थे, जानवर, कोई वैल्यू तो नहीं बताई हुई। क्या ख्याल है कितना आता है? उसके बाद हमने परचेज किए, कितने जी? 10 खरीदे। इनकी उम्र इस दिन 3.5 साल थी, और इस दिन ये कितने के हैं? 40,000 के। जी बेटा 400। अच्छा, अब देखो ये परेशान करने के लिए क्या दिया हुआ है, मतलब इधर बता तो दिया है, या ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर इस दिन की वैल्यू है, ले तो ली है, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर ओल्ड एनिमल 31 दिसंबर पे, वो सारे के सारे 4 ईयर हो चुके हैं। इनकी उम्र थी 3 साल, इनकी उम्र थी 3.5 साल, ये साल के पहले दिन थे, ये साल के दरमियान में आया, एंड पे तो सारे 4 साल के हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग 60 हैं और 43,000 ईच, 43,000 ही था ना जी, बोलो। ये सारे 4 ईयर्स के हो चुके हैं। 2 जी बेटा, P&L 58 है, ऑप्शन कोई दिए नहीं हुआ माशाल्लाह, ये 580 ही आंसर है। ये अच्छा सवाल होता है। इसके नीचे भी कोई MCQ होगा? इसके नीचे कोई MCQ है बच्चों? अच्छा, मैं कहा शायद आपको नहीं सर, कोई नहीं, रहने दो, पर नहीं। हाय हाय हाय, तो 20 मिनट लगाने थे मैंने, अब डर पड़ गया आगे का, है ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं IS 21 के क्वेश्चन बाद में। ओके जी, यार वो तो नेचुरल है ना। अगर आपने 6 महीने की उम्र का एक बकरा लिया है,
आप जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अगर वो ईयर एंड पे आपके पास आया पड़ा है तो उसकी उम्र 12 महीने हो ही गई होगी, साल के दरमियान में लिए। नहीं बेटा, हमारे कल वो फिर वैल्यू देगा, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है ना। हाँ हाँ, वो मैं टेस्ट वाला ही बताऊंगा इंशाल्लाह। क्या है, टेस्ट चले गए हैं दोनों टेस्ट पेंडिंग, लीज वाला भी और ये भी। लेट द असेसमेंट कम। ओके, टेस्ट के अंदर ये नहीं था, टेस्ट के अंदर यूं लिखा हुआ था, अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो तो फिर तो आप वही अज्यूम कर सकते हैं ना। चले 12 टेस्ट वाली बात, अब बात और तरफ निकल जाएगी, आने नहीं इस तरफ करते हैं वो डिस्कस इंशाल्लाह, ठीक है। अब अगला प्रोजेक्ट यही है, ये बस बोझ यही पड़ा हुआ था जो मेरे पास पेंडिंग बोझ है। एक सवाल I-38 का सोचा था, वो लास्ट टाइम एक नोट के लिए I-38 के लिए बुलाया था, फिर उस दिन ये नहीं करवाया था, तो ये ज़रा बोझ मेरे पे फिर रहा है, ये उतर जाएगा तो फिर से टेस्ट वाला बोझ है। तो अगले वीकेंड पे इंशाल्लाह सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे इसी तरह से, एक्स्ट्रा क्लास करके बगम हो जाए जी। काओ लिमिटेड ओन्ड कैटल रिकॉर्डेड, और फिर आज तो और भी पक्का कर दिया उसने, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई ये रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये किस पे पड़ी होंगी, एट 10.5 मिलियन है, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। अगर दी होगी तो इग्नोर करेंगे, नहीं दी होगी तो फिर तो अच्छी बात। ऑन 1 जनवरी 14, एट 31 दिसंबर 14, द कैटल हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 13, इफ सीएल कुड सोल्ड द कैटल कमीशन ऑफ 2%। इसका मतलब कि ईयर एंड पे आपको इसे क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लाना पड़ेगा। अब ओपनिंग जो है वो कितने में पड़ा है, 10 पॉइंट, अब इसको फेयर वैल्यू ही कहना है, ठीक है ना, सही है ना। और ईयर एंड पर फेयर वैल्यू कितनी है 13, लेकिन इसको 98% कर लो, 12.74, तो गेन कितना आ गया 2.24, डन जी। 14 हो गया था, 12-13 अच्छे MCQs हैं। एक ही MCQ है, रिक्वायरमेंट बदल रही है, छोड़े फिलहाल रिक्वायरमेंट को, ज़रा जनरल इस सवाल को कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। यही बस काम का MCQ, उसके ऊपर वाले MCQ फी MCQ 20-25 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में, बल्कि यानी कि 1 मिनट में हम 4 MCQs करेंगे इसके बाद, ठीक है ना, मतलब 2 मिनट का काम, बस ये आखिरी MCQ काम का यही है। वूल लिमिटेड स्टार्टेड इस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 15, को मसला आपको इससे नहीं। ऑन 1 अप्रैल 15 वूल परचेज अ फ्लॉक ऑफ शीप फॉर 100 मिलियन। हाँ जी, कोई इससे मसला हो, मसला तो कोई नहीं ना, परचेज की एंट्री करो, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, बीच में एक लाइन छोड़ी हुई है, पता नहीं क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड, बोलो बोलो फूटो, बायोलॉजिकल एसिड पर इनिशियल रिकग्निशन के वक्त ही लॉस आ जाता है, क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अच्छा, फ्लॉक ऑफ शीप परचेज किया इसने 100 का, ऑन 31 मार्च द फ्लॉक वॉज वैल्यूड एट 120। एवरी टाइम एनिमल्स आर सोल्ड 5% कमीशन फीस पेबल टू डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। भाई बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बायोलॉजिकल एसिड हमने रिकॉर्ड करना है, ये 100 पे नहीं कर सकते, ये तो 95 पर ही करेंगे, ऐसा ही है, बोलो। लेकिन जेब से क्या गया है, जेब से क्या गया है, पूरा 100, तो 5 का क्या हो गया, लॉस। को मसला भाई इससे कई बार ये एंट्री कर चुके आप। उसके बाद हाँ हाँ बेटा, तो क्लास लो ना, क्लास लो, सही बात है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इनको हंसी आ रही होगी आपके सवाल पे। कॉस्ट टू सेल वही वाली कॉस्ट जो अगर बेचें तो, बेच नहीं रहे होते, अगर बेचें तो जो कॉस्ट करनी पड़े वही हमारी कॉस्ट टू सेल है, उसी को माइनस करते हैं। अब क्या करें, अब आप क्लास के बगैर आए हैं तो। वैसे कितने लेक्चर रहते हैं भाई, तो वैसे ही ज़रा I-41 सारा रहता है, तो बड़ा कमाल कर रहे हो कि आप जो है वो, मतलब वैसे इस क्लास में आए कैसे, I-38 का सवाल सुन के आए हो। माशाल्लाह, शुक्र है 2 भी ले लिए, इसके 2 लिए तो ये वाली बात तो आपको समझ आनी चाहिए। हाँ, एवरी टाइम एनिमल्स आर सोल्ड देयर इज अ 5% कमीशन फॉर, जब भी बिकते हैं तो बेचने वाले को 5% कमीशन देना पड़ता है, तो ये कॉस्ट टू सेल है।
तो हम इसको रिकॉर्ड किस पे करते हैं, जब खरीद के लाएं तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अजीब स्टैंडर्ड, पहले दिन ये कहा था, एनआरवी टाइप रिकॉर्डिंग करता है ये, ठीक है, पहले दिन ही लॉस ले आता है। नेक्स्ट क्या है जी, आगे कहता है नो फर्दर शीप वॉज परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वूल वॉज शेयर्ड बाय WL। अच्छा कोई पैदा पूदा तो नहीं होया ना, नहीं, अच्छा अच्छा अब ये वूल तो बाद में शेयर करेंगे। ये 100 वाला 120 पे भी तो आ गया है, तो ईयर एंड के ऊपर ये एंट्री करते होते थे, याद करो ईयर एंड की एक वर्किंग होती थी, याद है, वो ओपनिंग प्लस यहीं डायरेक्ट ही करेंगे आज, ठीक है। तो मुझे बताओ वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें तो 100 वाला एसिड था, बायोलॉजिकल एसिड, नहीं 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 95 में बायोलॉजिकल एसिड था, और अब बढ़ के कितना हो गया 120 का, तो आंसर क्या आ गया जी, कितना, अच्छा 120 फेयर वैल्यू है, ओके डन। 120 पर 95% लगाओ, कितना आता है 114, ठीक है, हाँ जी, वो डायरेक्ट कर लिया, वो ओपनिंग प्लस परचेज कोई थी नहीं, न्यू बॉर्न कोई था नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस यहीं पे कर लिया हमने, ठीक है ना। कोई मसला हो तो आप वही वाली अपनी इस फॉर्मेट वाली वर्किंग बना लेंगे जो बनाते आ रहे थे, ठीक है, यही इसी तरह की बनेगी, ओके जी। बेटा कितना आया, 19 से बायोलॉजिकल एसिड ने बढ़ना है, बल्कि हम IS 21 में इसको पहले लिखते हैं ना, ईयर एंड के ऊपर वो तरतीब ज़रा अच्छी लगेगी। ईयर एंड पर 120 वाला 95% करो, कितना आता है 114 पर चला गया है, जबकि हमारा पिछले जब रिकॉर्ड किया था तो पिछली रिकॉर्ड के मुताबिक 95 पे था, तो 95 से 114 पे लाना है, तो बायोलॉजिकल एसिड बढ़ाओ और PNL को क्रेडिट करो कितने से, 19 से। और उसके बाद जनाब इन्होंने खाल नहीं उतारी, वूल उतारी, खाल उतारी वूल उतारी, खाल नहीं उतारी। ड्यूरिंग द ईयर वूल ऊन वाज शेयर्ड बाय WL एड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ, इन्होंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही दे दी। तो बोलो जी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी वूल की एंट्री क्या होगी, बायोलॉजिकल एसिड कहाँ से आ गया भाई, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जिसको हम ब्रैकेट में यूँ लिखा करते थे, वूल डेबिट और PNL क्रेडिट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रिकॉर्ड होती थी। अब ये तो होगी इस सवाल के अंदर टोटल एंट्रीज, पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो आप पढ़ते हैं। तो मैंने वैसे जनरली बात कर दी, ज़रा रिवाइज कराया जी, अच्छा है ना, ज़रा IS 21 भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, IS 38 भी हो जाएगा, असेसमेंट की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, है ना, थोड़ी सी रिवीजन मैंने करा दी। एट विच अमाउंट फ्लॉक ऑफ शीप वुड बी, ओ यार ये सब करने के लिए तो मेरे ख्याल में कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ ये वर्किंग करनी थी इतनी सी। फ्लॉक ऑफ शीप कितने पे नजर आना है, वो मैंने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, मैंने कहा था रिवीजन हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी अगर इस रिक्वायरमेंट को पढ़े ना तो कोई एक एंट्री भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये 114 इस पर नजर आना था, ठीक है, क्या ख्याल है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ यूँ लिखना था 12 नहीं 120 इंटू 95% इज इक्वल टू 114, सही है। चलो अगले की भी देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या आती है, तो मैंने वैसे ही जनरली सवाल कर दिया, अब रिक्वायरमेंट जो होती वही करना था हमने, तो पहले सवाल को करते तो वर्किंग की ज़रूरत ही, ठीक है। दूसरे की बात करें तो कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ WL इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। ओ टोटल इनकम बोल गया, टोटल इनकम का मतलब, टोटल इनकम का मतलब ये 19 का गेन भी इनकम है, ऐसा ही है, ये 8 का गेन भी है, लेकिन लॉस को ना भूलना, उसने टोटल इनकम कहा है तो नेट इनकम ही बता दो, बाकी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अगर फिल इन द ब्लैंक हो तो दोनों मामलात सही चल जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसने टोटल इनकम बोला है तो फॉर द ईयर, तो इस लॉस को भी मत भूलिएगा, यानी वो कहना कुछ यूँ चाह रहा था कि आप ये 5 रुपये का लॉस बुक करो, -5 प्लस 19 प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 20, तो ये है जी टोटल इनकम, ठीक है, तो 20 सही है। चले नेक्स्ट, an unconditional grant related to a biological acid
is measured at its fair value less cost to sell should be recorded as income. अनकंडीशनल ग्रांट है और ऐसे बायोलॉजिकल एसेट से रिलेट कर रही है जो फेयर वैल्यू पर है, तो ये मतलब IAS 41 नहीं बताया था ना, यही दो यही अनकंडीशनल है तो फॉरेन इनकम में, और कंडीशनल है तो जब कंडीशन मीट हो तो इनकम में। सही है, क्योंकि ये कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट है जो IAS 41 की अंडर आती है, यानी वो बायोलॉजिकल एसिड की मद में है जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है। गांट इट। वैसे टॉपिक सही से बंदा पढ़ लेना है तो यकीन मानो बड़ा मज़ा आता है MCQs करते हुए, और MCQs निशानी है अकल वालों के लिए कि ये टॉपिक तैयार है। इतनी बारीक बारीक बातें होती हैं, वैसे नहीं समझ में आती। ठीक है, चले माशाल्लाह, कोई नहीं, अभी आगे देखते। IAS 21 नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी पहले सवाल करेंगे IAS 38 का, फिर देखते हैं। आपका ज़ौक हुआ तो IAS 21 10 मिनट के MCQs वो भी कर लेंगे। अब चलो फटाफट कब रिकॉर्ड करेंगे? ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ना ओनली व्हेन ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल। सही कह रहा है ना। अब आप पढ़ लेना, बी ही है। ठीक है, 10 अगेन मे अराइज गेन या लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन। यस गेन भी आ सकता है, लॉस भी। गेन आता है नॉर्मली जब मेमा पैदा होता है, और लॉस नॉर्मली आता है जब आप खरीद के लाते हैं तो वो जब उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखते हैं तो वहाँ पे वो मार दे जाता है, कैश पूरा जा रहा होता है। तो वो कहता है गेन या लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल एसिड बिकॉज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग फेयर वैल्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो ये बात करके आ रहे थे, क्योंकि कॉस्ट टू सेल डिडक्ट की जाती हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हुए। और नहीं समझ आई, अभी वूल वाला सवाल किया तो क्या हुआ है, कॉस्ट टू सेल डिडक्ट कर ली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रिकॉर्ड करते हुए, तो यही वजह नहीं है आपके लॉस के आने की। यहाँ पे देखो यही वजह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किधर गया? ये सही है। नेक्स्ट, व्हेन अ काफ इज बॉर्न मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन। यहाँ पे तो लाजमी हुआ करता था, तो व्हेन अ काफ इज बॉर्न तो बिल्कुल यहाँ पर भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्ट करते थे जब, इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर आ रहा है, वो तो एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट नहीं आ रहा। ये थोड़ी डिबेटेबल सी बात है। गेन या लॉस अराइज हो सकता है ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ, अरे बायोलॉजिकल एसिड की बात का शुक्र है, मैं तो फंसा बैठा था, आप लोग बता ही नहीं रहे मुझे। और भाई हार्वेस्टिंग के बाद, एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, क्या वो बायोलॉजिकल एसिड रहता है? वो तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन जाता है। तो दो ही हैं 1 and 2, दिस इज द आंसर। अ कंडीशनल ग्रांट रिलेटेड टू अ बायोलॉजिकल एसिड मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। वही वाले की बात हो रही है, यही वाले की ये तो कर आए हैं वैसे मुझे लगता है। शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन एज इनकम व्हेन ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड ओनली व्हेन ग्रांट बिकम्स, ये कौन सी है? कंडीशनल है? नहीं, ओनली व्हेन कंडीशंस आर, ये सही है। ओनली व्हेन एक्सपेक्टेड दैट ग्रांट, यार अजीबोगरीब बातें ना करो। सी, या अल्लाह मुक नहीं रहे। प्लूटो ओन्स अ 1 year old हर्ड ऑफ कैटल्स ऑन 1 जनवरी। ओन्ड 1 year old हर्ड ऑफ कैटल, ओन्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रिकॉर्डेड फिलहाल तो, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लिख दिया उन्होंने आगे। उन्होंने कहा ठहर जा भाईजान, किधर जा रहे हो, हम बताते हैं। अगर रिकग्नाइज्ड है तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर पड़ा है ऑलरेडी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था ना। ठीक है, एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ अ 2, ये 1 वाले हो गए, 2 year old herd of cattle is ₹170 million. Cost to sell are still estimated to be 5 million for the पूरा रेवड़। What is the correct? ओपनिंग पड़ा है 140 पर, ना छेड़ना इसको, ये 140 पर है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे है, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, और क्लोजिंग के बारे में वो कह रहा है, नहीं, तो देखो पीछे तो देखो। एट 31 दिसंबर फेयर वैल्यू ऑफ 2 ओल्ड ईयर हर्ड कितनी है? 170, लेकिन कॉस्ट टू सेल आर 5 million फॉर द होल हर्ड। तो ये
सारे के सारे जो 2 ईयर ओल्ड थे उनकी फेयर वैल्यू 170 है, लेकिन कॉस्ट टू सेल अब ये को आपको खुद करना पड़ेगा 170 माइनस 5 करके। कैसी बातें कर रहे हो? 160 और बोलो 25 का गैन आ गया, गैन। अच्छा जी, अब बीटा में क्या कहता है? रीवैल्यू करो इसको 165 पे, टेकिंग गेन ऑफ 25 टू, ये तो सही है। ऊपर में क्या था? ओसीआई हट 70 हट। चलो जी नेक्स्ट 7। यार ये मुक नहीं रहे, मुकाओ। एन अंडरटेकिंग शुड रिकॉर्ड अ बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओनली व्हेन अंडरटेकिंग कंट्रोल्स द एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। फिर यार ये तो वो याद है पहले वाली डेफिनेशन पढ़ी थी ना रिकग्निशन के अंदर, इनिशियल रिकग्निशन, ये सारा कुछ जब आप पढ़ रहे थे। वैसे ये तो पुराने वाला है लेकिन इसमें भी होना तो है उस लाइन में। तो डिस्क्लोजर्स आ गए बेटा। सर पिछली बार आपने ज़्यादा पढ़ाया था। हाँ ठीक है, फिर पिछली बार सुडानी गाय थी जो इस बार आपका लामा है। तो ये वही 3 नहीं लिखे हुए, सेम पढ़ा था ये हमने। तो भाई क्या कहता है 1 2 सी में 3 तीनों इसमें जी। चलें आगे 6। नहीं वो तो ये वो यहाँ पर लिखा था ना कि कंट्रोल करें प्रोबेबल हो फ्यूचर बेनिफिट्स का। सवाल कहाँ से? सवाल किसका है? प्रोबेबल है फ्यूचर बेनिफिट्स हो और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल। असल तो यही है, लेकिन अगर लामा ले आएंगे तो तो सवेरे 7 बजे तो है ही, उसमें हाल हो जाती है। तो अगर लामा ले आएंगे तो उसकी तो फेयर वैल्यू नहीं है, तो उसको कॉस्ट पे ही रख लेना, ठीक है? तो फिर भी ये क्राइटेरिया मीट होता है। अच्छा जी, नंबर 6, agricultural activity covers a diverse range of activities. For example, raising livestock is, forestry is, annual or perennial cropping is, cultivating orchards and plantation is agricultural activity है। फूड प्रोसेसिंग नॉट इज। दूध निकाल लिया था, वो फ्रिज में रख दिया, तब भी इन्वेंट्री दूध की ही थी, उस पर IS2 लग रहा था। लेकिन फिर जब उसको प्रोसेस करने लग गए, उससे आप आइसक्रीम बना रहे हैं, चीज बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये फूड प्रोसेसिंग इज नॉट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वो निकल गई कहानी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो रुक जाती है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जब आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकाल देते हैं। इज और नॉट इज? तो फिर कौन सा सही है देख लेना, बस मैंने बता दिए यार। मुकांदे नहीं तुसी MCQs। आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग आइटम्स वुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। डेयरी कैटल इज, मिल्क एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इज, चीज नॉट इज। नेक्स्ट कर लेना नीचे से कौन से वाला है, ठीक है ना? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल इज इनटू, हाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाए, ये क्या यहाँ से पढ़ के आओ ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल एसिड फॉर सेल, बायोलॉजिकल एसिड इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ उसी को बना ले, बायोलॉजिकल इनटू एडिशनल, हाँ सही है तीनों ही है। नंबर 3, IS 41 इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिफोर हार्वेस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर तो नहीं लगता IS 41। बिफोर हार्वेस्ट तो वो बायोलॉजिक अभी बताया था, ये तो कर नहीं आए। ओनली एट पॉइंट ऑफ, चलो फिर कर लिया तो ठीक है, फिर दोबारा कर लेना। 2 पे आओ, ये तो नहीं ना किया। IS 41 शुड बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एसिड्स पर अप्लाई होगा जब बायोलॉजिक, ये IS 41 अप्लाई होगा फॉलोइंग पर जब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट कर रहा हो। बायोलॉजिकल एसिड्स, हाँ अगर इनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और अगर आपके जू वालों ने हाथी रखा हुआ है, तो वो लामा रखा हुआ है, तो वो तो PC ने डॉगी रखा हुआ है, तो IS 41 अप्लाई होगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स पर, लैंड PPE, इंटेंजिबल IS 38। मेरे ख्याल में स्कोप पैरा हमने पढ़ा था सबसे पहला, एम ही दिल कर रहा है उसको भी नज़र डाल लें। वाह, ये पिछली बार बनाए थे, पिछली बार में ड्राइंग का उस्ताद लगा हुआ था। अच्छा जी, ये स्कोप पैरा पढ़ा था ना, इस पे अप्लाई होता है, इस पे नहीं होता, यहीं से ये MCQ बना हुआ है। डन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज IS 41 अप्लाई?
A change in fair value of herd of animal rating to unit price of animal is logs held in wood yard not is farmland not is farmland उस पर तो नहीं अप्लाई होता ना, पीपीई होता, क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग वही डेवलपिंग न्यू टाइप ऑफ क्रॉप सीड भाई नॉट इज तो सिर्फ चलो अब मेरे ख्याल में IS-21 को बोर नहीं हो रहे। IS-21 के MCQ पे लगने वैसे 10 मिनट ही हैं, क्योंकि इसमें एक काम का MCQ एक ही है और वो है ये, और उसको मैंने करवाना है आफ्टर रिवीजन ऑफ IS-16 रीवैल्यूएशन इन IS-12 हमारा चैप्टर जो है मैंने करवानी है। तो जब वो करवा लूँगा तो उसके बाद फिर उसको IS-21 के साथ मिक्स करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह उसी वक्त ही, फिर ये MCQ हो जाएगा। तो इसके अलावा बाकी इन MCQs पे लगना ऐसे मिनट ही है, अगर कहो तो 10 मिनट अगर हिम्मत करके कर ले तो दूसरा सवाल घर से कर लाना, वो 38 वाला मैं सिर्फ वर्किंग्स कर दूंगा। नोट बनाना तो आपको आता ही है ना, क्या ख्याल है? नहीं, नोट भी बना लेंगे, नोट बनाने में कोई टाइम नहीं लगना। चलो ठीक है, इसकी बस ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे कर लेना, लेकिन वो 8 को मैंने इनसर्कल कर दिया है, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया हुआ, उसके अलावा कर लेना। ओके, यस ऑफ कोर्स। कौन सा? हाँ लाजमी ले लें प्लीज़, इधर आने ही नहीं चाहिए था आपको। आप मुझे बता दीजिएगा, अगर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी 10 15 20 मिनट ऊपर करने की, अगर आप सर शायद से रिक्वेस्ट करेंगे तो इज़ अ वेरी गुड गाय, वो ज़रूर आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा। निकले निकले निकले, चलो नसो नसो नसो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, मंडे वाली क्लास हो, शुरू ही वहीं से होनी है। हमने सवाल ही पूरा नहीं किया, क्यों भाई? आपने सुबह क्लास ली थी ना, परेशान क्यों हो? फिर जब क्लास ले तो परेशान क्यों हो? पेज नंबर 258 पे आओ। सवाल का नाम है बहुत ही काबिल आपकी तरह से लिमिटेड, और रिक्वायरमेंट है नोट बनाओ इंटेंजिबल का, और हम भूल रहे IS-38, लेकिन ये IS-38 से ज़्यादा मिक्सिंग बहुत ज़्यादा है। इसमें IS-23 मिक्स हुआ पड़ा है, इसमें IS-36 मिक्स हुआ पड़ा है, और इसके अंदर जो है वो IFRS 15 का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मिक्स होना था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट एज सच अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए बचत होगी उससे। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? सवाल तो ये करना था ना, आज का टाइम भी था, बुलाया भी था आपको, ठीक है। नोट बनाना है 31 दिसंबर 19 का, और 31 दिसंबर 18 यानी यकम जनवरी 19 का बैलेंस आपको गिवन है, और मेरे पानी पीते तक आप इस सवाल को पढ़ेंगे, बल्कि उसके बाद भी पढ़ेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। वो पानी तो पानी पीते तक बोल के पढ़ें पढ़ें पढ़ें, शाबाश। किताब से पढ़ें, स्क्रीन से पढ़ें, आपकी मर्जी है, बस पढ़ें। एक घंटा तो हो गया क्लास को, है ना? 1.25 घंटे का बोला था, थोड़ा सा टाइम दे देना। फिर ये सवाल नोट अगर कहोगे तो फिर मुझे 40 मिनट दे दो, और अगर नोट नहीं बनाना, सिर्फ एडजस्टमेंट्स करानी है, तो फिर 20 मिनट। नोट आप खुद बना लेना, मसला तो कोई एडजस्टमेंट्स का ही होता है। अच्छा, नोट ओपन कर लेते हैं, सोल्यूशन में साथ साथ दिखाता जाता हूँ, घर पे ट्राई कर लेना। ओके, डन। इतने ओपन हुए, इसको तो बंद कर। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसके सोल्यूशन को ओपन कर लेता हूँ मैं। आप लोग अब सवाल पढ़े ना अपनी किताबों से यार, मैं ज़रा इसको साफ कर लूँ, वरना आप नज़रें डालते रहते हैं सोल्यूशन पे, वो तो रहती कोई नहीं है आपकी लर्निंग। शाबाश शाबाश शाबाश। अपना काम करें आप टिका के, शाबाश। सवाल को पढ़ें, पढ़ना आधा सवाल को सॉल्व करना होता है, अगर सही से पढ़ना आता हो तो।
ऐसे ही हो जाएगा ना। चलो आपको ज़रा सामने फिगर नज़र आती जाएंगी। वर्किंग तो वैसे मैंने सारी करनी है ना, तो फिगर यहाँ पे फिर ओपन कर लूँगा। ये सिर्फ नोट का फॉर्मेट मैंने नहीं बनाया जस्ट, ठीक है ना। वर्किंग करते जाएंगे। हाँ जी, आप लोग पढ़ रहे हैं सवाल, जल्दी करें शाबाश, जल्दी करें। आपको अंदाज़ा हो कि ये सवाल अगर देखा जाए तो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं भी आई कैप की तरह कहूँ कि इंट्रो FAR1 FAR2 के अंदर अगले पेपर में 10 से 12 नंबर का सवाल आ सकता है, तो मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। FAR1 में पढ़ा नहीं हुआ IS-23, पढ़ा नहीं हुआ IS-36, तो फिर पढ़ सकती है ना मुसीबत इस तरह की कोई। शाबाश, हिम्मत करो। जी, कितने बच्चे पढ़ चुके? अभी पढ़ रहे हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, पढ़े। अच्छा मिल के ना पढ़ ले एक बार, मैंने भी पढ़ना है, फिर मुझे भी भूला हुआ, पिछली दफ़ा का पढ़ा हुआ है। सुनो इधर, नोट बनाना है, दिमाग में आ गया तो आपने नोट का सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है। इस नोट के फॉर्मेट के अंदर रीड करके ही बनाना है, लेकिन एक चीज़ एडिशनल आती थी। एडिशन में आप IS-38 के एडिशन में आपने इंटरनली जनरेटेड और परचेजेस का अलग अलग रो दिखाना होता था, याद है ना। तो ये फॉर्मेट बनेगा। कॉस्ट, ओपनिंग, एडिशन, सेपरेट एक्विजिशन है, दूसरा है नहीं, अगर होता तो वो भी लिख देते। कौन सा? ये सेपरेट एक्विजिशन था, इंटरनली जनरेटेड, इस सवाल में नहीं है। तकरीबन पढ़ चुके थे आप। क्लोजिंग आ गए, डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट भी हो सकता है कोई हो, ठीक है। तो ये आपका नोट मेन बॉडी बन जाएगी। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, सवाल पढ़ते जाएंगे तो, ठीक है। कॉलम्स तो आगे बाद में ऐड करने होते हैं, तो कॉलम्स एंड पे ऐड किया करें। वो भी पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो गया 4 कॉलम्स हैं, तो तब भी जो ओपन कर, जिस पे काम शुरू करें बस वही ओपन करते जाएं, ठीक है। तो काबिल इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू काबिल्स इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स एज एट 31 दिसंबर 18 वर एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। प्रोडक्ट डिजाइन, गलत पेन, प्रोडक्ट डिजाइन और ERP सॉफ्टवेयर एक ही है। कॉस्ट गिवन, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन या इम्पेयरमेंट गिवन, और यूजफुल लाइफ भी गिवन। कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वाज कैपिटलाइज इन 18। अच्छा, अब ये दोनों ओपनिंग में पढ़े हैं ना, मेरे ख्याल में ये 2 कॉलम्स तो ओपन कर लेने चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन और ERP सॉफ्टवेयर, बस ये 10 मिनट की डिस्कशन है, अगर आपको समझ आ गई तो, नहीं तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। वो नोट का फॉर्मेट बस मैंने उधर ओपन कर लिया, वो मैं साथ साथ आपको कराता जाऊँगा, लेकिन आप ये घर पे कर लेना। संडे पे समझो यही IS-38 की तैयारी भी हो जाएगी आपकी, घर जाके करोगे तो डिस्कशन हो जाएगी। सवाल ज़रा डिफरेंट सा था बिल्कुल, इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है। IS-38 के साथ चीज़ें मिक्स हो गई थी ना, ओके। अच्छा जी, ओपनिंग में आ जाएगा प्रोडक्ट डिज़ाइन की कॉस्ट में, ये आएगा तो ना 750 और 200 कॉस्ट आ गई जी, 750 और 200। और ये एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी कितनी है जी, 75 और 80, तो ये 75 आ गया और 80 भी आ गया, ठीक है। ओके डन। अच्छा, अब उससे बाद आगे चलते हैं। ये 2 चीज़ें तो थी ओपनिंग में। अब वो कहता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसी की बात कर रहे हैं, जो कि इसने 1 जनवरी 19 पर हमें बताया है कि इतनी पड़ी है, 31 दिसंबर 18 की शाम वाली। कहता है ये कैपिटलाइज की थी हमने पिछले ही साल, इसका मतलब एक ही साल हुआ है इसको। और देख लो डेप्रिसिएशन भी एक ही साल की एक्युमुलेट हुई पड़ी है। 750 को डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक साल की डेप्रिसिएशन 75 ही आती है। आगे वो कहता है द कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। 18 में सोचा था 10 साल इससे फायदा आएगा, लेकिन कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन इंक्रीज। QL has estimated following net cash inflows। कैश इनफ्लोज, नेट का मतलब क्या है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज उन्होंने नेट करके बता दी। नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब 18 में इसको कैपिटलाइज किया था, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सोचा था 10 साल चलेगी। 18 चल चुकी थी, अभी 9 साल रहते थे हमारे 19 वाले साल में, और कंपटीशन बढ़ रहा है। उन्होंने कैश फ्लोज निकाले हैं, और कैश फ्लोज निकाले हुए हैं, अच्छा 19 के नहीं दिए हुए। एक तो ये मसला है इस सवाल में, चलो खैर कोई बात नहीं, उसका जुगाड़ कर लेंगे। 19 नहीं है,
2 साल और हो गए। अब बचते हैं कितने? 8 साल। कैश फ्लोज 8 साल के तो होते, कह रहे हैं 1 2 3 4 5 साल के बाद क्या लिखा हुआ है? 25 26 27 28 गालिबन जो भी थे उन सालों में। इसका मतलब वो जो सोचा था 10 साल चलेगा, क्या ये अभी भी 10 साल चलेगा? सोच के बताओ। उसकी यूज़फुल लाइफ एस्टीमेट, यूज़फुल लाइफ वाला गलत हो गया है। यहाँ पर लाइफ रुक जाएगी इसकी, इसके बाद तो इससे फ़ायदा ही नहीं आ रहा। और सही है ना? अब देखते हैं करना क्या है। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं वॉकिंग। चलो यहाँ पे कर लेते हैं जी बेटा। हम इस वक्त 18 के अंदर हम नहीं हैं, ठीक है। 18 में उसने हमें कहा है कि ये कैपिटलाइज़ किया था उन्होंने, ठीक है, और 750 का था ये एसेट, और ये फिर 75 रुपये डेप्रीशिएट हुआ 18 वाले साल में, और उसके बाद फिर 19 20 21 22 ओ 19 20 21 10 साल ज़रा पूरे कराना। हो गए? क्या हुआ? अच्छा यार, तो तुमने बड़ी मेन बात फिर मिस कर दी। लो भाई, बात ये हो रही है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है। 10 पूरे हुए हैं बेटा? 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है, और 18 में हमने इसको कैपिटलाइज़ किया था, और हमारा ये अंदाज़ा था कि ये 10 साल तक हमें फ़ायदा देगी। हमने 750 रुपये इसकी कॉस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे हुई है, ओके। 750 इसकी कॉस्ट है, 18 में इसको रिकॉर्ड किया था, और 10 साल हमारे ख्याल में इसकी लाइफ बनती थी। अब 18 गुजरा और 19 आया। अब ये ना वक्त गुजर चुका है, ये वक्त सारा गुजर चुका है। इस वक्त ये 675 पर स्टैंड कर रहा है, बुक वैल्यू देखी जाए तो। ऐसे ही है ना? ये प्रोडक्ट हमारी 675 पे है या नहीं है? बोलो। ओ गूंगो, आ ही गए 2-4 तो। वैसे काफ़ी आ गए हैं बच्चे अनएक्सपेक्टेडली। अच्छा जी, अब हमें उसने नोट हमसे मांगा है इस दिन खड़े होकर 31 दिसंबर 19 पर। अब असूली तौर पर तो उसको कैश फ्लोज बताने चाहिए थे। इधर 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 इधर, पहली बात तो ऐसा ही है ना, सारे कैश फ्लोज होते हैं। पहले तो उसने ये किया, उसने कहा 25 और ऑनवर्ड्स कोई कैश फ्लो ही नहीं। तो हमें पहला जो धचका लगा वो ये लगा कि 27 26 और 25 इनमें कोई कैश फ्लो, इसका मतलब ये तो फिर लाइफ ही ना रही ना। अब ये तो अब लाइफ ही ना रही, ये तो एस्टीमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं हम। जो सोचा था 10 साल लाइफ है, अब नज़र आ रहा है 7 साल ही इसकी लाइफ है, ठीक है भाई मेरे। आपने पढ़ा ही कुछ नहीं, आप उठ के चले गए, अब क्या होगा? अच्छा, तो मेरे बच्चों क्या बात हो रही थी कि ये प्रोडक्ट जो है ये 750 की 10 साल सोच रहे थे फ़ायदा देगी। एक साल गुजरा था, 675 पे पड़ी थी, कि उसने कहा कंपटीशन बढ़ रहा है और कैश फ्लोज सिर्फ 24 तक हैं। इसका मतलब 25 26 27 अब नहीं है। एक तो ये निकल गया ज़िंदगी से प्रोडक्ट की, डन, निकल गया। उसके बाद अगली बात, कैश फ्लोज किस दिन से शुरू कर रहा है? अरे बाबा, 19 का कैश फ्लो भी नहीं दिया हुआ। 20 21 22 23 24 190 170 140 100 और 80। हाँ जी, कितना कितना कब कब? ये इधर कोई नहीं है, इधर निश्ता, इधर नाश्ता जी। 190 170 140 100 80
कोई नहीं, नील नील नील। ओके, अब दो मसले हैं। पहला मसला तो ये कि 3 साल लाइफ के अब नहीं रहे, और ये आपने इधर खड़े होकर जब नोट बनाना है तो आपको पता लग चुका है। एस्टीमेट चेंज को FAR 1 में आपने पढ़ा होगा, साल के पहले दिन से एप्लीकेबल करते हैं, यानी इसको यहां से लगा दो, इस दिन से ही नए एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन करेंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, एक तो ये मुसीबत थी, चलो ये तो आपने कर लेना है। ये क्या करेंगे आप, इधर देखो, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी इस दिन एस्टीमेट चेंज हो गया। किस दिन? क्योंकि आपको इस दिन खड़े होकर पता लग गया ना कि एस्टीमेट में चेंज आ गया है। अब अभी 19 की डेप्रिसिएशन निकालनी होती है तो अकाउंटेंट्स कहा करते हैं जब 19 के एंड पे खड़े होकर पता लग गया है कि सही वाला एस्टीमेट क्या है, तो 19 की डेप्रिसिएशन गलत ना निकालो, सही निकालो। अब 1 साल गुजर चुका था, पुराने हिसाब से तो इस दिन खड़े होकर 9 साल रिमेनिंग लाइफ थी। कितनी? 9 साल। लेकिन अब क्या पता लगा, 3 नहीं है, तो रिमेनिंग क्या है? तो अब यहां पर अगर आप डेप्रीशिएट करें इसको, तो यहां पर आपको डेप्रीशिएट करने के लिए 675 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट लेनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा इसको रिमेनिंग लाइफ 6 से। गॉट इट? सही है? अच्छा, एक और मुसीबत भी है। वो मुसीबत क्या है, आप इन कैश फ्लोज को, अब एनवीडी तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये डिफरेंट हैं, इनको लेकर आओगे तो डिस्काउंटिंग बहरहाल एक पीरियड पीछे ही लेकर आना होता है उसने, ठीक है? तो ये सारे कैश फ्लोज, ये सारे कैश फ्लोज, ये सारे कैश फ्लोज इधर आते जाएंगे। अब बेटा एक और मसला नज़र आने लग गया। वो मसला क्या है? 19 का कैश फ्लो तो है ही नहीं, 19 का कैश फ्लो नहीं है ना। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप कहें जी सारों को इधर ले आएंगे, पागल होकर इधर ले आएंगे, क्योंकि जिस दिन कंपटीशन का पता लग गया है इम्पेयरमेंट भी उसी दिन करें। नहीं भाई, उन्होंने ना 19 के साल के कैश फ्लोज नहीं दिए, कैश फ्लोज नहीं दिए तो इनको उधर ले भी जाओगे तो क्या होगा? इसका क्या करें, इसका क्या करें? इसका मतलब वी आर बफलो इज ब्राउन, हमारी अब क्या है, मजबूरी है कि नहीं? है कि नहीं? हम वैल्यू एंड यूज निकालते हैं, जिस दिन बुक वैल्यू हो उसी दिन हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, और रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल वैल्यू एंड यूज निकलती है। चलो फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल नहीं दी हुई, वैल्यू एंड यूज का डाटा है, तो उस दिन निकालनी चाहिए थी, उस दिन आ ही नहीं सकते। अब हम अगर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएं भी तो वैल्यू एंड यूज किस दिन निकल रही है? इस दिन। तो क्या करें, इसको तो कुछ भी करके पीछे नहीं ला सक रहे, बुक वैल्यू आगे ले आओ, बुक वैल्यू को आगे ले आओ। वैसे भी ये एंड के ऊपर ही खड़े होकर, हाँ आपने ये इंपेयरमेंट से गुजारना है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात इज दिस कि आपने यहां पे खड़े होकर 19 की डेप्रिसिएशन निकालते हुए 750 डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना, क्योंकि एस्टीमेट चेंज हो गया है। आपने क्या करना है, आपने 675 को डिवाइड करना है 6 साल रिमेनिंग लाइफ से, और आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 112.113 ना कर लिए पान, ठीक है? 113 किया तो आपकी डेप्रिसिएशन 113 माइनस होने के बाद अब आपकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? अब ये 562 31 दिसंबर 2019 की बुक वैल्यू आ गई, और ये आप निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है, निकाल लेते हैं? निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वैल्यू इन यूज, लेकिन ये निकलेगी किस दिन? एज ऑन 31 दिसंबर, मजबूरी है, एज ऑन 31 दिसंबर 19। कैसे निकलेगी जी? 190, आ जाओ बच्चे, डिस्काउंट लबो रेट। ओ FAR 1 याद करो, भूलने नहीं देते अगले। प्री टैक्स भी हो और पोस्ट टैक्स भी हो तो प्री टैक्स को लेते हैं, याद आया कुछ? प्री टैक्स रेट लिया करते थे, ठीक है, 12%। तो 1.12 रेज टू पार, इसको 1 साल पीछे बुलाइए, 170 को 2 साल पीछे बुलाइए। पेज नंबर का क्या करना हमने, इसको मिटाइए जी, आगे बढ़ाइए बात को। 140 इंटू 1.12, इसको 3 साल पीछे लाइए। 100 इंटू 1.12 रेज टू पार प्लस 1 नहीं, प्लस तुसी इंटू 1.80 -5 जी फरमाइए।
अरे वाह वाह, वैल्यू इन यूज आ गई 514। ठीक है, ये ठीक है, समझ आई है बात, मसला समझ आया, हल भी समझ आया। दिस इज बुक वैल्यू, दिस इज वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू का डाटा कोई नहीं है, तो वैल्यू इन यूज ही हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। अब अगर एसिड किताबों में 562 पे है और मैक्सिमम रिकवरी उससे 514 की हो रही है, तो आर एसिड इज सेड टू बी इम्पेयर्ड। इसको राइट डाउन करें, इसको रिकवरेबल अमाउंट, ये वैल्यू यूज रिकवरेबल अमाउंट पे उठा कर लाएं, इम्पेयरमेंट लॉस बुक करें। तो इन दोनों का डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस कितना बनेगा? 40। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें आपके नोट में जानी है जो मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा, मैं नहीं नोट बना रहा, सुस्तियाँ छाई हुई हैं इस वक्त। ओपनिंग में लिखवा चुका था, बोलो। अब एक चीज़ नज़र आएगी नोट में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 113, अभी टिक कराता हूँ। उसके बाद आएगी नज़र आपको इम्पेयरमेंट लॉस की फिगर 48 और आपका नोट ख़त्म। आपका एसिड 514 पे नज़र आना चाहिए, ऐसा ही है? नहीं क्या? हाँ, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना, एडिशन कुछ हुई नहीं, तो ये 750 ही है। तुम कहाँ से आ गए जी। उसके बाद अमोर्टाइजेशन कितनी? 112.5। आपने तो कहा था लेकिन मैं नहीं माना था, चलिए ठीक है 113, समझ आती है। उसके बाद ये टोटल हो गया। उसके बाद इम्पेयरमेंट 48.5, अब ज़ाहिर है मेरा 48 ही आना है। डन जी। क्लोजिंग और ये सेम होगा इंशाल्लाह 514। डन जी, हो गया नोट कंप्लीट। कोई मसला? नोट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसलिए कह रहा था मैं, एडजस्टमेंट असल तो एडजस्टमेंट ही है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे सवाल की, वैसे भी मंडे को असेसमेंट है। ओके, चलते हैं आगे। दिस इज डन, दिस इज डस्टेड एंड वी आर हेयर। ओ माय गॉड, डू यू रिमेंबर देयर वाज हैपन टू बी अ स्पेसिफिक लोन? नहीं याद? लोन की अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग होती थी उस पर इंटरेस्ट रेट लगाते थे। स्पेसिफिक लोन अगर किसी क्वालिफाइंग एसेट को, क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता था जिसको बनने में, आज की क्लास में ऐसे सवाल करा सकता हूँ ना मैं, FAR 1 चल रही है, अब देखो FAR 2 में तो ये टाइम कहाँ करते जाया जी। अगर कोई एसिड बनने में अच्छा खासा अरसा ले, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे उसको, तो वो क्वालिफाइंग एसिड कहलाता है। क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए कोई लोन लें तो उस पर इंटरेस्ट को उसकी कॉस्ट में ऐड किया जाता है। अगर वो लोन स्पेसिफिकली उस एसिड के लिए लिया तो वो स्पेसिफिक लोन कहलाता था, उसका इंटरेस्ट निकला करता था लोन आउटस्टैंडिंग इनटू इंटरेस्ट रेट, यानी कि सारे का सारा लोन का इंटरेस्ट किसको ऐड करते थे आप? क्वालिफाइंग एसिड में। लेकिन जो जनरल लोन होता था, जनरल लोन में लोन आउटस्टैंडिंग को नहीं पकड़ते थे बल्कि एक्सपेंडिचर को या पेमेंट की फिगर को पकड़ते थे और इसके साथ इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करके, जाहिर है यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक जाते थे। वो अब देखते हैं हमारे सवाल के अंदर क्या करना है, हमने वो वहीं पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा IS-23, इससे ज़्यादा IS-23 की रिवीजन इंशाल्लाह आप 12 में करेंगे, IS-12 में मजबूरी है वहाँ पे, ठीक है। ज़रा पढ़ें। ऑन 1 जनवरी 19, हमारे साल के पहले दिन, QL entered into an agreement to replace existing ERP software with a new ERP software। अच्छा, इस जैसा एक एडजस्टमेंट हमने की भी थी, आपको याद होगा, एक सवाल किया था, गालिबन पास पेपर 5 था, आपने तो नहीं मानना कि किया था, पुराना सॉफ्टवेयर बेच के ERP लिया था। ना मानो, मैं दिखा दूंगा, दूर थोड़ा ही है, ये सारे सवाल हमने इसी दफा ही किए हैं। ये तो मैनू आप नहीं लग रहा ये नहीं है, ये 6 है, 7 है। ये on 15 अगस्त AL एंटरटेनमेंट एक्वायर ERP which would replace existing software। और इसमें उसने कहा था कि जिस दिन ये आएगा उस दिन अगला जाएगा, याद है? आज वाले सवाल में भी ERP ने रिप्लेस करना है, लेकिन पहले भी एक तो हमारा ERP है और दूसरा इस सवाल में थोड़ी अजीब बात ये कर रहा है वो कि नया भी आ जाएगा, हमने पुराना भी अभी चलाना है। भाई चला सकते हैं, डाटा वगैरह मिररिंग डाटा उठा रहे होते हैं, फिर थोड़ा एहतियात चेक करके देखते हैं, 2 साल चला लें, कोई मसला ना हो जाए, बैकअप के तौर पे वो चलता रहता है, तो हो सकता है। ये उस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस ये था। ओके, ये रह गया था ना बीच में, देखो ये भी जैसे ये भी रहता है, ये भी कभी करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह से,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हो भी नहीं ना सकती अभी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो कर लिया था। अच्छा यार, ऐसे ही आगे जा रहा हूँ मैं, आगे किए हुए हैं सवाल हमने। मैं डर गया, मैं कहा अगला नहीं तो फिर अगला भी नहीं तो फिर उससे अगला भी नहीं। ऑन 1 जनवरी 19 QL entered into an agreement to replace the existing ERP software with a new ERP software at a cost of 360. According to agreement, 40% payment was made on signing of the contract while remaining will be paid on 31 मई 19। इसका मतलब ये हुआ कि 360 का 40% कितना बनता है 144। ये खर्चा हो जाना है किस दिन 1 जनवरी को, और इसका 60% जो है वो पे करेंगे हम, कितना बनता है 200, ये पे करेंगे हम 31 मई को। लेकिन मुझे बताएं, चलें तो आगे देखते हैं। द एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वॉज फाइनेंस थ्रू अ रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस कहते हैं जनरल लोन को, ठीक है जी। रनिंग फाइनेंस का मतलब होता है बैंक ने आपको एक लिमिट, मुझे पता है FAR 1 में, बोर ना हो, कोई बात नहीं, थोड़ी बात रिवाइज हो रही हो तो खैर है, बिस्मिल्लाह करके सुन लेते होते हैं। वो भी ऐसे बच्चे भी बैठे हो सकते हैं जिन्होंने ना कभी पढ़ा हो, तुक्का लग गया हो, आगे आगे होता तो नहीं वैसे ऐसे, लेकिन चलो। जनरल लोन, रनिंग फाइनेंस किसे कहते हैं? रनिंग फाइनेंस कहते हैं बैंक आपको एक लिमिट जो है वो अलाउ करता है आपके साथ एग्रीमेंट करके, लेट्स से 100 मिलियन। तो बैंक कहता है कि 100 मिलियन तक की आपको हम फैसिलिटी देते हैं, जब जितना चाहिए हो इस अकाउंट से निकाल लिया करो। आप, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े होंगे, बल्कि मुझे एक लिमिट दे दी गई है, उस लिमिट तक मैं उस अकाउंट से कोई भी चेक लिख दूं वो वहां से क्लियर कर देंगे। यानी बैंक हमारे पे आप पेमेंट करता है, एक लिमिट दे देता है। अब ये रनिंग फाइनेंस है, जब भी कभी हमें जरूरत पड़े हम वो चेक लिख कर दे देते हैं, बैंक उस अकाउंट में से पेमेंट कर देता है, और जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उस अकाउंट में डाल देते हैं, वो बैलेंस कम भी हो जाता है, तो इसका बैलेंस रनिंग होता है, ठीक है। और हर डे के एंड पे बैंक देखता है कितना बैलेंस पड़ा है। अगर हमारी तरफ पेएबल होगा तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता है उस दिन का। जितना ज़्यादा पेएबल होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक की तरफ जाएगा, जितना कम होता जाएगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कम होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन रनिंग फाइनेंस होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल लोन होता है, ये बैंक ने एक जनरल, बिजनेस ने एक जनरल फैसिलिटी ली होती है कि पूरे बिजनेस के लिए कहीं पे भी हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। होनहार बैंक से एट अ मार्कअप ऑफ 15% पर एनम द सॉफ्टवेयर बिकेम ऑपरेशनल ऑन QAL expects to use it for a period of, ये तो यूजफुल लाइफ दे दी। अब मेरे बच्चों, आपने जनरल लोन से पहली पेमेंट किस दिन निकाली? 1 जनवरी से 1 नवंबर तक, यानी 31 अक्टूबर कह लो। ये 10 महीने का इंटरेस्ट, और फिर 216 रुपये 31 मई को पे किए। ये 31 मई से लेकर 1 नवंबर तक ये भी काम ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये जनरल लोन की मिक्सिंग थी। अब क्या कर सकते हैं जी, अब IAS 23 आप ये भी नहीं कह सकते आई कि अपनी ज्यादती की। क्यों ज्यादती की? FAR उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ था, ये दे दिया उन्होंने इस अटैम्प्ट में साथ मिक्स करके, तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात ये भी ज़हन में रखो, ऐसा कोई एक आधा सवाल आता है और उसमें भी जिस बच्चे ने 360 की कॉस्ट लिखी होगी और बोरिंग कॉस्ट गलत कर भी दी होगी तो कोई मसला नहीं, उसको 360 के नंबर मिले होंगे, फिर 360 को डिवाइड बाय 9 करके मंथ से अमोर्टाइजेशन के नंबर मिले होंगे। गलती में गलती के नंबर नहीं कटते हैं, सिर्फ एक बार कट गए 100 कट गए नंबर, ओके। तो चलते रहने का नाम गाड़ी है, चलते रहने का नाम पास होना है। जो रुक गया वो मर गया, फेल हो गया, ओके। तो वर्किंग नंबर जो भी है, वैसे वर्किंग नंबर 1 नहीं है, अगर इसको वर्किंग 1 कह लें, ये भी वर्किंग ही बन गई ना। आपने तो इसको तरतीब, मैं तो समझाते समझाते वर्किंग कर गया ना। आपने तो ये नीचे वाला डाटा ही लिखना था, पहली लाइन में लिखनी थी बुक वैल्यू, लिखी होगी पेपर सवाल किताब के अंदर सही तरीके से, ठीक है ना। बुक वैल्यू लिखी होगी, कैसे निकाली है आपने। उसके बाद फिर रिकवरेबल अमाउंट में लोअर ये हायर ऑफ फिर लेस कॉसल वैल्यू इन यूज, तो इसमें एक वैल्यू इन यूज होनी थी, फिर उसमें से इम्पेयरमेंट, तो तरतीब से वर्किंग हुई होगी। ये वर्किंग 1 है आपकी, ओके। किताब में सही तरह से हुई होगी, देख लेना। वर्किंग 2, हाँ जी, वर्किंग 2 में मुझे क्या चाहिए इस वक्त? मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉस्ट चाहिए नए सॉफ्टवेयर की, नए ERP की। तो कॉस्ट ऑफ न्यू ERP। मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे भी छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे भी छुट्टी दे दो आप लोग।
बस आप लोग मुझे छुट्टी दे देना जैसे ही ये सवाल पूरा हो। पूरी खत्म सवाल जी। कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस एक तो आती है इसमें, पता है आपको, 360। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुआ करती थी वो आएगी। देखो भाई, पहली पेमेंट जनरल लोन है तो एक्सपेंडिचर पे इंटरेस्ट रेट लगना है, और डेट ऑफ पेमेंट से जहां तक वक्त पूरा काम पूरा ना हो जाए या ईयर एंड ना हो जाए, जो पहले हो जाए वो कर लेते थे, ठीक है। तो किधर गया, 144 की पेमेंट की इस रनिंग फाइनेंस से, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना था। अब किस दिन ये पेमेंट हुई, यकम जनवरी, और किस दिन काम खत्म हो गया। तो 31 अक्टूबर से आगे तो बेटा वैसे ही नहीं जाने देना, हर चीज ही रुक जाती है, उसके बाद एसेट की कॉस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होता। प्लस एक और पेमेंट की आपने 216 की, बोरिंग कॉस्ट याद है, कुछ इंटू 15% इंटू, अब ये 31 मई को हुई तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने जी बेटा, आंसर बताओ। 32, 31.5 ही अब करो, फिर उधर मैच नहीं होना, पहले भी नहीं हुआ एक मैच, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो वैसे ही परसेंटेज वाला आपको लगता है गलत हो गया, सर का सर गोली करा के जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट लिख लो 391.5। अच्छा बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, लेट्स से भूल गया IAS 21, जो कि भूलना नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और IAS 23 सॉरी पढ़ा हुआ था, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आ ही जाता है जहन में। नहीं तो इसका एक नंबर था तो एक कट जाता, इसका नंबर भी मिलता, फिर इस कॉस्ट ने आगे अमोर्टाइजेशन के लिए यूज होना था, उसके भी मार्क्स आपको मिलने थे, सब कुछ मार्क्स आगे मिलते चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या है, मामला ये है, ये असल में ऐसे हुआ है ना, यकम जनवरी 19 पर हमारा साल शुरू हुआ था, ठीक है, और 144 रुपये की हमने पेमेंट की थी, इस दिन से लेकर यकम नवंबर तक, ठीक है। ये 10 महीने पेमेंट जनरल लोन से जो की वो यहाँ तक इसमें से यूज़ की है, तो वो पकड़ लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे 31 मई आता है, इस दिन कितना पे किया, 216, तो इस यहाँ से लेकर ये भी यकम नवंबर तक ये भी चला गया, ठीक है जी। ओके डन। अच्छा, उसके बाद अब अगली बात आती है कि ये इस दिन हो गया रेडी टू यूज़, यकम नवंबर ऑपरेशनल हो गया ना, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने इसको हमने क्या करना है, अमोर्टाइज। अच्छा, ओहो, ओपनिंग तो लिख लिया था ना पहले से, जो पहले ERP उसको ओपनिंग लिख लिया था ना, तो ये कॉस्ट तो जरा जाके लिखवाओ मुझे, 391.5, सुभान अल्लाह, मैंने 0.5 नहीं मिटाया। अच्छा, उसके बाद अब अमोर्टाइजेशन जो है वो नए वाले की तो आ गई, कितनी 391.5 यार, डिवाइडेड बाय 9 ईयर बताया तो है, नवंबर को तैयार हो गया, तो नवंबर दिसंबर 2/12, आंसर बताओ। लेकिन अभी रुक जाओ, दूसरे को चेक कर लें, पुराना सॉफ्टवेयर भी पड़ा है, ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 200, और लाइफ कितनी बताई गई थी उसकी। अच्छा, लाइफ उसकी बताई 8 साल गई थी, लेकिन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या तो हमारे उस सवाल की तरह से उसी वक्त फारिग हो जाता, लेकिन उन्होंने उसी वक्त फारिग नहीं किया, वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग ERP को भी हम कंटिन्यू करेंगे टिल 31 दिसंबर 2020। तो मैंने कहा ना, वो किसी ऑपरेशनल पर्पस के लिए, चलो यार एहतियात के लिए उन्होंने साथ रखने हैं, ऑन रखने दें, कोई मसला नहीं। आपको क्या तकलीफ है, आपको सिर्फ ये तकलीफ होनी चाहिए कि जो पहले आपने सोचा था, जब इसको खरीदा था, जब भी खरीदा था आपने सोचा था इसकी लाइफ 8 साल होगी, लेकिन स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 18, इसी साल पता लग गया ना 19 से पहले कि नया सॉफ्ट ERP आ गया है, बल्कि इस साल चल भी गया है, और अब पुराना ERP सिर्फ अगले साल 2020 तक चलना है, तो इसका मतलब 19 और 20 में देखा जाए तो सिर्फ 2 साल इसकी लाइफ बाकी है। यानी इसकी अमोर्टाइजेशन अगर हम बात करें तो, ये मैं अगर बात करूं इसकी, तो 31 दिसंबर 18 पर जो मैंने सोचा था 200 माइनस 80 कितने पे खड़ा है, 100। हमने सोचा था ये 8 साल चलेगा, लेकिन अब पता लग गया, सवाल ने बता दिया कि ये बस 31 दिसंबर 20 तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब 2 साल जिंदगी रह गई, तो इस बुक वैल्यू को पकड़ो, 120 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ कितना जी, 60, और 60 इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, कोई मसला। चल, तो ये यहाँ पर आ गया +60 इज इक्वल टू, अल्लाह करे अब हो यही सुबह, सही है जी, और इसकी कोई इम्पेयरमेंट वगैरह नहीं है, और ये ठीक है, कोई मसला।
आखिरी एडजस्टमेंट है निकू सारी। इसमें एक चीज़ है सिर्फ, वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जैसे कहूँ वैसे मान लेना, बाकी कुछ मसला नहीं है। कहता है ऑन 1 जनवरी 19 हमारे साल के पहले दिन QL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर 600 मिलियन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल। QL made an initial payment of 100 million and remaining amount will be paid in 2 equal installments on 1 जनवरी 20 1 साल बाद और 1 जनवरी 21 2 साल बाद। मतलब इसका मतलब ये सिर्फ लाइसेंस के तो पैसे नहीं होने लगे, जिसने लाइसेंस दिया है वो इतना अच्छा तो नहीं है कि 5 साल के लिए लाइसेंस यूज़ करने के लिए दे और आज सिर्फ 100 मिलियन ले, फिर एक 100 मिलियन, फिर उसके बाद बाकी 500 रह गया, तो 250 मिलियन दूसरे साल के एंड पे और 250 मिलियन तीसरे साल के एंड पे ले। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। अब अगली लाइन बताएगी। असल में ना मैं खुल के इस पे बात इसलिए भी नहीं कर सकता कि ये कॉन्सेप्ट IFRS 15 का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की बात करता है कि अगर आपने आज ये पेन मैंने आपको बेचा और अगर पैसे इसके 3 साल बाद आने हैं तो स्टैंडर्ड कहता है IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड जो है, सेल जो बुक करने का सेलर को कहता है, वो कहता है ये कोई नॉर्मल सेल नहीं है। जो 3 साल बाद तुम इसके पैसे लोगे पेन के सेलर, तो तुम सिर्फ पेन के पैसे नहीं लोगे, तुम लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी लोगे। तो लेट पेमेंट वाला इंटरेस्ट तुम्हारा रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए, ये धोखा ना देना यूजर को, तो अलग करवाता है। लेकिन ये अलग करवाने वाली बात यहाँ एप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आज खरीदा जो है, बस उसमें मुझे कॉस्ट की एंट्री थी करनी, दूसरी एंट्री P&L के अंदर क्या होती है, पेबल कैसे बढ़ता है, वो मेरा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। मेरा नोट इंटेंजिबल का था, मेरी जान छूट जाएगी सिर्फ इतनी सी बात करने से कि अगली बात, कैश इक्विवेलेंट टू लाइसेंस, कैश प्राइस इक्विवेलेंट ऑफ द लाइसेंस इज 520। मतलब अगर आज कोई कैश लेकर जाए तो उसको यही लाइसेंस कितने में मिलता है, 520 में। और इसने 600 का क्यों लिया है, लग रही है समझ अब क्यों लिया है, क्योंकि 100 आज दे रहा है, 250 एक साल बाद, 250 दूसरे साल बाद। तो यहां पर आकर लगेगा सेलर के ऊपर, वो जिसने ये लाइसेंस बेचा है उसको आके IFRS 15 कहेगा भाईजान ये 600 सेल नहीं है, इसमें कुछ इंटरेस्ट है, 520 आपके लाइसेंस की सेल है, उसको रेवेन्यू में रिकॉर्ड करो, बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बनाना। उसका ट्रीटमेंट IFRS 15 कराएगा उससे। और इसको भी फिर देखेंगे इसने क्या करना है, क्योंकि इसने तो आज पैसे दिए, कुछ पेबल बन गया ना, वो पेबल ने कुछ करना, उसको ग्रो करेंगे, कुछ भी करेंगे, फिलहाल इस टॉपिक में वो नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ इतना सा बताना है, मैं मजबूरी मेरी ये है, टैम मेरी मजबूरी है, ट्रक के पीछे बस के पीछे लिखा होता है ना, टैम मेरी मजबूरी है, तो टैम मेरी मजबूरी है। इससे ज़्यादा वैसे भी बेटा अभी IFRS 15 से पहले मैं नहीं करवा सकता, इंशाल्लाह पूरा ट्रीटमेंट है, 2-3 दिन लगते हैं टॉपिक में, उस टॉपिक में जाके इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी बात, मुझे बताइए लाइसेंस अगर आज कैश में खरीदने जाएं तो कितने का मिलेगा, 520। इसने 600 का क्यों लिया, क्योंकि ये कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगा आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट के ऊपर। तो IFRS 15 ने फिर इसको रोका हुआ है कि सेलर ने सेल और बायर ने फिर परचेज इस 520 के ऊपर ही, यानी इंटेंजिबल की कॉस्ट में 520 ही आना चाहिए, बाकी कहीं और जाना चाहिए। बाकी वो बेचने वाले का इंटरेस्ट इनकम है तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओके। जैसे लोन लेकर बैंक से ये 520 का लाइसेंस जाके खरीद लेते तो लोन 520 वापस करते और साथ इंटरेस्ट देते, ये तो अपनी जगह कायम रहता है ना, बिल्कुल ऐसी मिलती जुलती बात ही है। तो इसलिए फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि ये नहीं आएगा और ये हमारे लिए रेलेवेंट है। लाइसेंस हमें कितने में पड़ा, 520 में, बस इससे ज़्यादा अब इसको ना सोचें प्लीज़, टाइम मेरी मजबूरी है। ऑन एक्सपायरी ऑफ 5 years द लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 years। अब अपना कॉन्सेप्ट आया ना, अब आया ना IS-38 पहाड़ के नीचे, आप पहाड़ हैं या IS-38 है, ठीक है। अब आ गया आपके पास कॉन्सेप्ट लेके अपने जो आपने पढ़े हुए थे, क्या कहता है, 5 साल के एक्सपायर होने पर लाइसेंस इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 5 years एट एन इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ रुपीज। अब आप कहोगे सर 15 मिलियन इनसिग्निफिकेंट नहीं है, भाई वो कह रहा है इनसिग्निफिकेंट है तो है, तो उसी की चलो बस ठीक है। तो 5 साल बाद इनसिग्निफिकेंट है रिन्यूअल कॉस्ट, तो फिर लीगल लाइफ याद आ रहा है, 5 साल में आज ही 5 साल ऐड कर लो अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल है। गॉट इट, सही है। अच्छा लेकिन ये तो कौन सी लाइफ है,
अभी तो यूजफुल लाइफ भी ढूंढेंगे और फिर शार्टर वाटर करेंगे। कहता है आगे उसने बताया भी QL इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस। हम 10 साल पर लेके जाएंगे, यानी 5 साल का रिन्यूअल तो कराएंगे लेकिन 8वें साल के एंड पे हम इसको बेच देंगे। तो अब यूजफुल लाइफ कितनी है, बात समझ आती है। असल में रिन्यूअल 5 साल का है ना, रिन्यूअल 3 साल का होता तो उनको जरूरत है 3 साल का ही कराते। वो कह रहे हैं 5 साल बाद रिन्यूअल तो कराएंगे 5 साल का, लेकिन 10 साल यूज नहीं करेंगे, 8वें साल के एंड पे हमने इसको बेच के फारिग कर देना। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ कितनी हो गई। अब इनटेंजिबल को किस पर हम अमोर्टाइज करेंगे, शॉर्टर पर। 520 को पकड़ोगे, 8 पर अमोर्टाइज करोगे। आया किस दिन है ये, 1 जनवरी 19 पे, तो मसला ही कोई नहीं है, आगे पढ़ना ले। अरे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट QL हैज अंदाजाड दैट रेजिडुअल वैल्यू। लो जी कोई बात नहीं, उसने तो अंदाजा लगा लिया ना, रेजिडुअल वैल्यू तो लेंगे, 520 माइनस करेंगे। QL ने अपना एस्टिमेट लगाया है, खुद लगाया है, सही ही लगाया होगा। रेजिडुअल वैल्यू केस में दो सिचुएशंस थी, या तो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, उन्हें कहा इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट, या फिर दूसरी सूरत अच्छा रीवैल्यूएशन मॉडल के लिए नहीं, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू के लिए दूसरी शर्त क्या थी, अगर कोई आपसे आके कमिटमेंट कर ले थर्ड पार्टी कि लाइफ के एंड पे इतने का खरीदेंगे तो भी रेजिडुअल वैल्यू ले लेना। वो कहता है मार्केट तो नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट है। QL एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड बी 80 एंड 60 एट द एंड ऑफ 8th एंड 10 दोनों ही बातें नहीं है, ये धोखा है, ये धोखा है, ये धोखा है। तो 520 डिवाइडेड बाय 8। स्पेसिफिकली क्या मतलब नाम बताया होता, वो यहां लिखा होता QL एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज इतनी एंड इतनी। बेटा वो तो आप सपोज कर रहे हो ना, मैं वही कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ये भी ना लिखा होता, और लिखा होता QL है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इतनी है, तो बायर भी नहीं है और मार्केट भी नहीं है। वो तो उसने बोल के कह दिया मार्केट नहीं है, ना लिखा होता तो मैं मार्केट भी, जब तक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है का लफ्ज नहीं बोलेगा मैं ये बात नहीं मानूंगा, और जब तक थर्ड पार्टी कमिटमेंट मुंह से नहीं कह देगा मैं ये नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानता ऐसी रेजिडुअल वैल्यू को, ऐसी कमिटमेंट को, ऐसी एक्टिव मार्केट को मैं नहीं मानता। तो भाई ओपनिंग तो कख नहीं था, 520 आ गया। अब इस 520 को डिवाइड किया आपने 8 से, और बस टोटली जी 65 आ गया, और ये आपका सवाल वमा अलैना इल्लल बलाग हो गया। ठीक है जी, और ज़िंदगी रही तो मंडे को होगी असेसमेंट के साथ मुलाकात। दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे हिम्मत दें और मैं आपको सवालों का तोहफा इंशाल्लाह आज रात को ग्रुप में भेज दूँ। अल्लाह हाफिज़।